मंत्री रहता था वो उसको सुनता था, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को ऑडिट वहां से जन्म लेता है, ऑडिट शब्द, ठीक है। तो ये हम लोग हमेशा ये रटा तो रहता है हमको ऑडियर वर्ड से बना करके, बट ये थोड़ा सा उसका मतलब क्या है, उसकी प्रक्रिया कैसे रहती थी उसको भी समझना, ठीक है। चलिए, ये मीनिंग समझ लिया हम लोगों ने। मीनिंग मैंने आप लोगों को कॉमन वर्ड्स में बताया और एक थोड़ा सा हिस्ट्री बताया। डेफिनेशन को देखो तो आप लोग को ऑडिट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और इसके आगे का जो कहीं ना कहीं डेफिनेशन में ही इस पूरे आगे के चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको दिखाई देगा। Audit is the systematic and independent examination of books, accounts, documents, and vouchers of an organization to verify whether the financial statements show a true and fair view of the state of affairs of the business. परिभाषा: लेखा परीक्षा या अंकेक्षण किसी संगठन की पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों और वाउचरों की एक व्यवस्थित एवं स्वतंत्र जांच है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण व्यवसाय की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये 2-3 लाइनों में लिखी हुई परिभाषा जो बहुत ही साधारण है समझने के लिए कि ऑडिट क्या है। एक सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ किया जाने वाला एक सेट ऑफ प्रोसेस जिसका रहेगा, लिखा हुआ एक तरीका रहेगा, कोई भी रैंडम तरीके से नहीं, उसको सिस्टमैटिक बोलते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र तरीके से, मतलब अनबायस्ड, यानी कि किसी के प्रभाव में आए बिना एकदम निष्पक्ष होके करना। एग्जामिनेशन मतलब परीक्षण, मतलब जांच करना, मतलब चेक करना, मतलब स्क्रूटनी करना, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, जो कि आपके सिलेबस में भी है। ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स और कोई भी होंगे तो, डॉक्यूमेंट्स कोई भी दस्तावेज, वाउचर चाहे वो सेल्स हो, परचेस हो, रिसिप्ट का हो, पेमेंट का हो। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन संस्था के, टू वेरीफाई ताकि जांच कर सके कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इत्यादि एक सही और फेयर यानी कि सही और निष्पक्ष प्रस्तुति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस परिभाषा को आप लोगों को ब्रेक डाउन करके पढ़ना है, और यही इसी परिभाषा से ही ना ऑडिट का पूरा जो चैप्टर है वो एक्सपांड होता है। ठीक है, इन्हीं सब शब्दों से डेरिवेशन होता है बहुत सारे चैप्टर्स का। सिलेबस के क्रम में ही चलते हुए हम लोग बच्चों मीनिंग को पढ़ते समय हम लोगों ने उसको उसके थोड़े से इतिहास और डेफिनेशन के साथ मीनिंग को कंप्लीट किया। शुरू मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग की तरफ चलते हैं, फिर टाइप्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है ऑडिट के, तो कहीं ना कहीं जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया, हम लोगों ने थोड़ा सा मीनिंग डिस्कस किया, इसका डेफिनेशन, वहीं से इसका ऑब्जेक्टिव की रूपरेखा तय हो जाती है। ठीक है, बट इसके ऑब्जेक्टिव को ना थोड़ा सा मैंने स्पेसिफिक रखा है, बहुत सारे 2-3 पुस्तकों से कंबाइंड साझा करके ऑब्जेक्टिव को मैंने बनाया है। और जब हम कंबाइंड स्टडी करते हैं ना बहुत सारे लेखों का, तो ऑब्जेक्टिव्स को प्राइमरली 2 भागों में बांटा जाता है। एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसको प्राथमिक उद्देश्य बोलते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जिसे गौण उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी ऑडिटिंग प्रोसेस का या ऑडिट करने का, लेखा परीक्षा या अंकेक्षण का, अगर मैं उसको समराइज एक शब्द में बोलूं तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये पहला उद्देश्य है। क्या एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन मतलब अपनी राय जाहिर करना, यह प्रमुख उद्देश्य है। किसके द्वारा अपनी राय जाहिर करना, ऑडिटर के द्वारा या अंकेक्षक के द्वारा अपनी राय जाहिर करना। किस पर जाहिर करना, क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ट्रू एंड करेक्टनेस होने पर, फेयर होने पर, ठीक है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड करेक्टनेस होने पर, फेयर होने पर अपनी राय को जाहिर करना होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी उद्देश्य है। The main objective of auditing is to verify accounts and report whether the profit and loss account and balance sheet exhibit a true and fair view of the profit, loss and financial position of the business. तो ये वेरीफाई शब्द जो लिखा है, यही इसी को ही हम वेरीफाई करके वो अपना एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन को। लेखा परीक्षा या अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य खातों का सत्यापन करना और यह रिपोर्ट करना है। ये रिपोर्ट करना है जहां पे लिखा हुआ है, यहीं पर एक्सप्रेस कर रहा है वो अपना। मैं समझाऊंगा ओपिनियन किसको बोलते हैं, कि क्या लाभ हानि खाता और तुलन पत्र जो बैलेंस शीट जिसको हम बोलते हैं, चिट्ठा बोलते हैं, वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं या नहीं करते। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए, इस प्राथमिक उद्देश्य को अचीव करने के लिए ऑडिटर क्या क्या करता है, सबसे पहले वो
इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक करता है। इंटरनल कंट्रोल को देखता है और इंटरनल चेक को देखता है। ये इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूं, विस्तार पूर्वक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जो दूसरा चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, जो पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑडिट का, उसमें ये विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। ठीक है, तो उस सिलेबस में कवर हो गए। अभी के लिए ये जान लीजिए कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरनल चेक ना एक थोड़ा सा संकुचित भाग है, सोच सकते हो, और इंटरनल कंट्रोल थोड़ा सा विस्तार पूर्वक करने वाली चीज है। मतलब इंटरनल चेक ना इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। इंटरनल चेक का मतलब रहता है अपने काम को स्वयं ही थोड़ा चेक कर लेना, आपस में चीजों को देख लेना, उसको इंटरनल चेक बोलते हैं। विस्तार पूर्वक समझेंगे, उसके उदाहरण भी देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल थोड़ा बहुत सारे इंटरनल चेक्स को मिला के जब हम किसी चीज को नियंत्रित करने के लिए, ताकि वो अपने लाइन पे रहें, अपने दिशा से ना भटकें, उसको इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। विस्तार पूर्वक जानेंगे हम लोग, यूनिट नंबर 2 जो आएगा ऑडिट का, चैप्टर नंबर 2 में उसको समझेंगे। तो क्या क्या इंटरनल चेक एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ लगा के रखे हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, वो चेक करता है ऑडिटर, एग्जामिन करता है उसको। और क्या क्या इंटरनल कंट्रोल उन्होंने बैठा के रखा है जिससे गड़बड़ी ना हो, या फिर उनके जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर दिखाई दे। ठीक है, इसके अलावा ये सब आप लोग जानते हो कि एक ऑडिटर जो है, एक अंकेक्षक है, ये तो चीज करता ही है, वेरीफाई ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर उसे, अगर इंटरनल ऑडिटर है तो अलग तरीके से चेक करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो अलग तरीके से चेक करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर है और कोर्ट के आदेश से आया है तो अलग तरीके से चेक करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि उसका स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। स्कोप ऑफ ऑडिट पे भी थोड़ी देर में आएंगे। स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब कितना दायरा है उसके अंकेक्षण का। ठीक है, तो उस हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, सिंपल सी बात है कि भाई जो मेरे को क्लाइंट, जो भी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, वो मुझे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रस्तुत करेगा, मैं आंख बंद करके तो उस पर भरोसा नहीं करूंगा। अगर वो बोल रहा है कि 6 करोड़ 17 लाख रुपए मेरा सेल्स है, तो मैं बस मान नहीं लूंगा उसके किसी भी स्टेटमेंट को देख के। मैं जरूर अरिथमेटिकली उसको चेक करूंगा, मैं भी टोटल लगा के देखूंगा, भले उसका तरीका कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है। वेरीफाई अरिथमेटिक ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, और ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी को चेक करूंगा। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या वो सही व्यक्ति द्वारा ऑथेंटिकेट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, एक सही अधिकृत व्यक्ति द्वारा उनको संचालित किया गया है या नहीं किया गया है। वैलिडिटी देखूंगा मैं, कितना वो उस व्यवसाय से संबंधित है, क्या गलत तरीके से तो उसे व्यवसाय में शामिल नहीं किया गया है। कंफर्म एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू एसेट बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि जो एसेट्स आप दिखा रहे हैं अपने तुलन पत्र, चिट्ठा या बैलेंस शीट में एसेट साइड में, उसको मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करके चेक करूंगा। ठीक है, ये उद्देश्य है ऑडिटिंग का कि भैया आप अपने संपत्ति पक्ष में जो संपत्तियां दिखा रहे हो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती हैं। बिल्डिंग दिखा रहे हो तो बिल्डिंग है या नहीं है, फर्नीचर दिखा रहे हो तो उतने फर्नीचर हैं या नहीं है। सर कौन सा एमसीक्यू बुक लेना है? एमसीक्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं आप लोगों को एमसीक्यू भरपूर दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, हर चैप्टर के साथ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और उसके अलावा भी एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, और वो भी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो अगर कोई बुक मेरे को वाकई में अच्छी लगी, जिससे आप लोगों का फायदा हो सकता है, मेरे नजर में आएगा, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। बट वाइल आई एम टीचिंग, मेरे द्वारा दिए गए एमसीक्यूज को आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, कम से कम उतना तो करेंगे, है ना? और बाकी कोई बुक समझ में आएगी तो जरूर हम बताएंगे। ठीक है, तो किसी भी एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन करना, ठीक है, ये सब भी ना बच्चों आप लोगों को यूनिट नंबर 2 में विस्तार पूर्वक देखने के लिए मिलेगा। जब हम लोग इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल कैसे वेरिफिकेशन करते हैं वो सब समझेंगे। इवन ऑडिट एविडेंस जो ऊपर शब्द आया उसके बारे में भी हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रिपोर्ट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये रिपोर्ट वाला आज ही समझाऊंगा मैं, कैसे कोई ऑडिटर रिपोर्ट करता है कि ऑडिट जो उसका प्रक्रिया हुई उसके आधार पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ठीक है, कैसे ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा? इन सब चीजों को करके वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। इसके बाद आप लोग पाते हो बच्चों ऑडिटिंग का सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसको गौण उद्देश्य भी कहते हैं या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं।
द्वितीयक उद्देश्य। ये ब्लू कलर करने से स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है। मैं जो बच्चों ब्लर दिख रहा होगा अगर ब्लू कलर के कारण, तो मैं उसको रीड आउट करूंगा आप लोगों के लिए, उसको टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पे राइट मतलब लिख भी दूंगा, ओवर राइट कर देंगे इसको, और जो आप लोगों को नोट्स मिलेंगे उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा, ठीक है। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, और दूसरा है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। दूसरा मुख्य उद्देश्य है, एक तो ओपिनियन फॉर्म करना था कुछ कुछ काम करके, दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है त्रुटियों का पता लगाना और उसका रोकथाम करना, और धोखाधड़ी का पता लगाना और उसका रोकथाम करना। अब त्रुटि किसे कहते हैं और फ्रॉड किसे कहते हैं उसको आगे विस्तार पूर्वक समझाया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स समझते हैं, और साधारण सी बात है ना, ऑडिटर का काम क्या है, अंकेक्षा का काम ये तो पता करना है कि क्या क्या एरर है उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है, प्रिवेंट करेगा, और वैसे ही फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा और प्रिवेंट करेगा। ऑडिट कराने का उद्देश्य क्या है, यही है। भले इसको सेकेंडरी में रखा है, सोचो, क्योंकि पहला उनका उद्देश्य है ओपिनियन फॉर्म करना उनके ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, बट काम तो ये भी है। आइए समझते हैं किस प्रकार के त्रुटियों का पता लगाना और उसका रोकथाम करने का काम करता है ऑडिटर। तो टाइप्स ऑफ एरर बच्चों आप सबको पता है, ये हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में, बट यहां पर वापस से लिखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर होते हैं एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन या चूक की त्रुटि जिसे कहते हैं। इसके अंतर्गत ट्रांजैक्शन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड होली और पार्शली, अगर कोई ट्रांजैक्शन हम पूर्णतः यह अधूरे रूप में उसको भूल गए हैं रिकॉर्ड करना, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर सेल्स हुआ और हमने हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गए उसको रिकॉर्ड करना। सर कौन सा एमसीक्यू बुक लेना सही रहेगा? जी सर थैंक यू सर, टेस्ट भी करवाएंगे, बिल्कुल टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट करवाएंगे इन द सेंस आपको क्वेश्चन पेपर बेटा प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा, एमसीक्यू पीडीएफ अलग से सेंड कीजिएगा सर जी। अभी फिलहाल चैप्टर के साथ रहेगा और अलग से भी एमसीक्यू भेजा जाएगा हर टॉपिक के बाद। हाँ हर टॉपिक के बाद मिलेगा बेटा। सर पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप में नहीं मिल सकते? बिल्कुल पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप में ही मिलेगा आप लोगों को। इसके लिए आप लोग ना थोड़ा ब्रांच में संपर्क करिएगा, ग्रुप कैसे क्रिएट होगा वो लोग बताएंगे आप लोगों को, है ना। और जैसे ग्रुप क्रिएट हो जाएगा डेली बेसिस पे आप लोगों को पीडीएफ मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर कौन कौन से प्रकार का होता है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, मैं एक बार लिख देता हूं एक बार, और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ये ऑफलाइन वालों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा मैं ओवरराइट कर रहा हूं करके, बट वहां स्क्रीन पे थोड़ा नहीं दिख रहा है तो ऊपर से लिख दिया है मैंने, ठीक है, नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कोई भी जर्नल एंट्री या कोई भी पर्टिकुलर पोस्टिंग वगैरह को छोड़ देना, ना लिख पाना, बहुत सारा सही से तो इसको डिटेक्ट करने का कोशिश करेगा। कौन करेगा? जो भी ऑडिटर आपका रहेगा वो करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो भी हम लोग समझेंगे, ऑडिट की प्रक्रिया जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन किसको बोलते हैं? रॉन्ग पोस्टिंग, कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड या बैलेंसिंग। एरर ऑफ कमीशन का मतलब रहता है कि गलत तरीके से लिख देना किसी चीज को, कमिट कर देना, ठीक है। ओमिशन मतलब भूल जाना और कमिट कर देना मतलब कुछ चीज को कर देना गलत तरीके से। तो रॉन्ग पोस्टिंग कर देना, ठीक है। सेल्स का एंट्री को परचेस में पोस्ट कर दिया, उधार सेल को कैश सेल्स में लिख दिया या कैश सेल्स को उधार सेल में लिख दिया, ठीक है। अगर मेरे को लेजर के डेबिट साइड में पोस्ट करना था, मैंने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। क्रेडिट बैलेंस आया था उसको डेबिट बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बैलेंसिंग का टोटल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लगाना था, राइट हैंड साइड में लगा दिया। ये सब प्रकार के गलतियों को एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। ये मैंने आपको छोटे छोटे एग्जांपल से बताया, इसको विस्तार पूर्वक हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब वो अकाउंट्स के टॉपिक में आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर, ठीक है, अकाउंट्स में उसको देखेंगे। कंपनसेटरी एरर किसको बोलते हैं? कि मान लो आपने एक गलती की लेकिन उसका भरपाई किसी और जनरल प्रविष्टि से हो जाता है, ठीक है। मान लो आपने माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू एम, ठीक है, 5K का, लेकिन एक्चुअल में
आप इसको रिकॉर्ड करने से भूल जाते हो, लेकिन एक ऐसा ही एंट्री जहां पे एक एसेट डेबिट हो रहा है और एक पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, आप उस एंट्री को कर देते हो, तो ये एक प्रकार से इसको कंपनसेट कर देता है। ये एक और एग्जांपल ले हम लोग, इसको नए एक पृष्ठ पे करते हैं। क्या लिखा है देखो इसका एक्सप्लेनेशन। कंपनसेटिंग एरर, क्षति पूरक त्रुटि हिंदी में बोलते हैं। वन एरर इज काउंटर बैलेंस्ड बाई अनदर, एक एरर दूसरे एरर से काउंटर बैलेंस्ड हो जाता है। जैसे कि आपने मान लो एक सेल्स किया और एंट्री पास किया, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, ठीक है। उधार में आपने ये एंट्री पास किया, ये 500 रुपीज से इसको पास कर दिया, ठीक है। और एक एंट्री, ये 500 रुपीज से आपने पास किया, लेकिन यहाँ पे आपने एक एरर ऑफ कमीशन कर दिया। ये एक्चुअली में 5000 रुपीज था, रुपीज 5000 का आपने 500 रुपीज से पास कर दिया मोहन को सेल्स के। मान लो आपने क्या किया, सोहन को सेल किया, ठीक है। अब इसका 500 रुपीज से था, लेकिन इसका आपने कर दिया 5000 रुपीज से। तो जाहिर सी बात है आपने गलती तो की है, आपने एरर तो कमिट किया है, ठीक है। आपने एरर कमिट किया है। क्या एरर कमिट किया है? एरर ऑफ कमीशन। मतलब अगर मोहन को मैं अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा सारे डेटर लोगों को फोन लगा और पैसा वसूल करने के लिए बोल, तो मोहन को कॉल करके बोलेगा भाई 500 रुपए दे देना, वो तो खुशी खुशी 500 रुपए दे देगा, जबकि उसको 5000 रुपए देना है। और सोहन को फोन लगाने बोलूंगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही गलतियां हैं, बट दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं। आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो आपका एसेट लायबिलिटी करेक्ट दिखेगा, आपका सेल्स भी करेक्ट दिखेगा, क्योंकि एक की गलती दूसरे पे चली गई है। तो इस प्रकार की गलतियों को जो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, उसको हम लोग कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी पता लगाता है, कौन पता लगाता है? ऑडिटर पता लगाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, सिद्धांत की गलती। सैद्धांतिक गलती क्या हो सकती है? कल के किसी भी एक सिद्धांत का नाम बताइए। गोइंग कंसर्न का सिद्धांत, ठीक है। गोइंग कंसर्न का सिद्धांत ये बोलता है कि हमें एसेट को ना, जो अगर अपन बिल्डिंग खरीद रहे हैं, दीर्घकालीन संपत्ति अगर कोई खरीद रहे हैं, तो उसको एसेट में रिकॉर्ड करना चाहिए, एसेट के रूप में, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग गोइंग कंसर्न नहीं मान रहे, हमारा तो एकदम क्षणिक मान रहे हैं, गोइंग कंसर्न नहीं मान रहे हैं, अस्तित्व तो हमारा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा मान रहे हैं। तो हम लोग अगर उस प्रिंसिपल की अनदेखी करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, संपत्तियों को भी खर्चे के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है। और क्या उदाहरण ले सकते हैं हम लोग? अगर हम लोग मान लो आप एक पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो कि आप उसको कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसी एक आधार पे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। आपके पर्टिकुलर व्यवसाय में सैद्धांतिक रूप से वो लागत पर अगर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। या हम लोगों ने हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला पढ़ा था, तो स्टॉक की जगह अगर मैं सर काम करना, काम नहीं कर, अच्छा ठीक है। एसेट का एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट एंड एरर भी थोड़ा कंफ्यूज करेगा। एसेट को हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है, ऐतिहासिक लागत पे। कल हमने ये सिद्धांत पढ़ा था कि अगर कोई जमीन है, उसका मार्केट प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए है, लेकिन आपने उसको 5 लाख में खरीदा है, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, उसको लैंड अकाउंट डेबिट कर दोगे 20 लाख रुपीज से, ठीक है। तो इस प्रकार की गलती को आपको 5 लाख से करना है, क्योंकि आपने 5 लाख में खरीदा है।
तो इस प्रकार की गलती को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है कि आपने सिद्धांतिक रूप से उस गलती को किया है। क्या मैं ऐसा बोलूंगा क्या कि ये एरर ऑफ कमीशन है कि नहीं सर गलती से 20 लाख लिख दिए? गलती से नहीं लिखे, आपने क्या किया, नहीं उसका मार्केट वैल्यू 20 लाख है तो मैं उसने से लिखूंगा, मेरे को भले 5 लाख में पड़ा है। आपने जो गलती की है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ये विस्तार पूर्वक इसको हम लोग जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा तो पढ़ेंगे। बट ऑडिटर अपने सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर करेगा। तो कौन कौन से प्रकार के एरर है? वो ये 4 प्रकार के एरर आपको देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ही एरर ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को भी उसको रोकना और उसकी रोकथाम करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये भी ऑडिटर का काम है। अब कितने प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं जो ऑडिटर अपने ऑब्जेक्टिव के रूप में फाइंड करता है? एक है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, रोकड़ का गबन। ठीक है, अगर रोकड़ की चोरी हो रही है तो उसको पकड़ना, डेली वो कैश रजिस्टर को चेक करेगा, जितना आगम हुआ है, जितना एक्सपेंस हुआ है तो कितना बचना चाहिए उसको चेक करेगा, फिजिकली वेरीफाई करेगा। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, कुछ माल वगैरह अगर चोरी हो रहा है उस तरह तरह के धोखाधड़ी या फ्रॉड को पकड़ेगा। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों में अगर हेरा फेरी हो रही है, ठीक है, फाल्सिफिकेशन किया जा रहा है कि भैया अगर 10,000 का बेचे थे लेकिन उसको 9,000 का दिखा रहे हैं, ठीक है, खर्चा जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं था, तो उस प्रकार के खर्चा को हम लोग क्या बोलेंगे? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे। खातों में हेरा फेरी करना, ठीक है। टीमिंग एंड लीडिंग, टीमिंग एंड लीडिंग एक वर्ड है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, एक मिनट, इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। टीमिंग एंड लीडिंग क्या था? ये ना बैंक्स के संबंध में बहुत ये धोखाधड़ी देखी जाती थी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट कस्टमर इज मिसअप्रोप्रिएटेड, मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेकंड कस्टमर इज क्रेडिटेड टू फर्स्ट कस्टमर्स अकाउंट एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर। टीमिंग एंड लीडिंग ना एक प्रकार का धोखाधड़ी है। उसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि मान लो आपको एक अकाउंटेंट के रूप में आप एक ओनर ने अपॉइंट किया है और आप एक पर्टिकुलर टाइप का मशीन बेचते हो, ठीक है। तो पहले कस्टमर से जो पैसा आया ना उसको खुद वो गबन कर लिया, अपने पास रख लिया, छुपा के रख लिया, और दूसरे कस्टमर से जो पैसा आया उसको पहले कस्टमर का दिखा दिया। समझ रहे हो? पहले वाले कस्टमर का उसी के पास है पैसा। मान लो अगर ये 10 लाख रुपए का एक कार की बात करें या एक बड़े मशीन की बात करें जिसमें 10 लाख या 20 लाख रुपए का वो गुड्स होगा सपोज, तो आखिरी गुड्स जब बिकेगा तो उसको क्या करेगा? वो बता देगा अपने ओनर को कि इसका पैसा आना बाकी है, हालांकि उसको सबका पैसा आ चुका है और पहले वाले का वो पूरा साल भर तक रखा हुआ है अपने पास, सोचो पैसा नहीं आया है करके। तो इस प्रकार के त्रुटियों को ना, इस प्रकार के सॉरी त्रुटियों को बोल रहा हूँ, धोखाधड़ी को टीमिंग एंड लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में अक्सर इस प्रकार के धोखाधड़ियों को डिस्कवर किया गया था। तो ऐसा कोई अगर गतिविधि हो रहा है कि भाई कोई माल को बेच दिया, उसका पैसा अपने पास रखे और उसको उधार दिखा रहे हैं, फिर अगला आया तो उससे उसको सेट ऑफ कर दे रहे हैं, इस प्रकार की फ्रॉड को पकड़ना भी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है किसी ऑडिटर की। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का तात्पर्य होता है जब कोई व्यवसाय अपने खातों को ना थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुति देता है। जैसे कि नाम बड़े दर्शन छोटे बोलते हैं ना अपन लोग, कोई दुकान के बाहर में एकदम सुंदर सुंदर आपको चीजें दिखाई देंगी लेकिन अंदर जाओगे तो कुछ नहीं रहता। और जैसे और एक ठो कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान, वैसे ही उसी को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, मेकिंग द बैलेंस शीट शो अ स्टेट ऑफ अफेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल स्टेट बाय ओवरवैल्यूइंग एसेट्स, अंडरवैल्यूइंग लायबिलिटीज, नॉन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। ठीक है, क्या करेगा वो? रिवैल्यूएशन नाम का एक हथियार को यूज करेगा और एसेट को रिवैल्यू कर देंगे जबकि एक्चुअल में है नहीं। जबरदस्ती अपने एसेट साइड में गुडविल दिखा के रख रहे हैं 15 लाख रुपए का, जबकि लगातार लॉस जनरेट हो रहा है उस व्यवसाय में। क्या लगातार लॉस जनरेट करने वाले व्यवसाय के संपत्ति पक्ष में गुडविल का होना जायज है? क्या नहीं है। ठीक है, वो एक फेक गुडविल है। वैसे ही ओवर प्राइस करके अपने एसेट्स वगैरह को दिखाना, उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार के भी गड़बड़ियों का पता लगाना एक सेकेंडरी टास्क के रूप में देखा जाता है ऑडिटर के। ठीक है, तो ये ब्लैंक पेपर कहाँ पे क्यों आ गया? ये हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने देखा एरर्स और फ्रॉड के बारे में पता लगाना। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सेकेंडरी क्या है और प्राइमरी क्या है।
ठीक है, हल्का फुल्का व्हाइट कलर का दिख रहा है। अगर मैं एक आध लाइट को बंद कर दूं तो शायद दिखाई दे, बट अभी कोई भी बटन दबाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रेड वायर और ग्रीन वायर मुझे पता नहीं है कौन सा काटना है। ठीक है, तो अभी मेरी बात को ही सुनेंगे आप लोग। सिलेबस में हम लोग क्रम वाइज आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और अब बारी आती है आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट की। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट, विभिन्न प्रकार के जो भी ऑथर्स हैं उन्होंने ऑडिट को अलग अलग तरह से विभाजित किया है। यहां पर हमने सभी प्रकार के ऑडिट्स को जगह दी है और उनको उनके सही ग्रुपिंग में करने का कोशिश किया है कि कौन से कैटेगरी वाइज ऑडिट को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला नंबर आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक व्यवसाय की संरचना के आधार पे ऑडिट को कैसे बांटा जा सकता है। तो पहला है बच्चों, ये वाला पक्ष दिखाई देगा क्या? नहीं, बस पहला है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, इसे कहते हैं वैधानिक अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसका भी कलर बदल देते हैं, एक मिनट। पहला है वैधानिक अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है? जब विधान के द्वारा या लॉ के द्वारा, स्टैच्यू के द्वारा आदेशित किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रकार के ऑडिट को, तो हम उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। मतलब यहां पर अगर कोई संस्था के ऊपर किसी प्रकार के वैधानिक अंकेक्षण एप्लीकेबल होता है, लागू होता है, तो उसे वो ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, वो ऑप्शनल नहीं है। इसीलिए इसे कंपलसरी ऑडिट भी कहते हैं, और ये कंपलसरी अंडर लॉ होता है। जैसे कि कंपनीज एक्ट में किसी पर्टिकुलर कंपनी, जैसे कि एक लिस्टेड कंपनी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहती है, उनको कंपलसरी है कि उनको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो लोग के पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं हमारा तो सेल्स भी नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ तो 1 रुपया का माल नहीं बेचे हैं हम लोग, क्यों ऑडिट करेंगे। नहीं, करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बाध्य करता है कंपनीज एक्ट कि आपको वो ऑडिट आदेशित करता है एक्ट के माध्यम से। बैंकिंग एक्ट, तो बैंकिंग एक्ट जो है बैंकिंग कंपनीज के ऊपर लागू होता है, और बैंकिंग कंपनी को कंपलसरी है ऑडिट करवाना, भले ही वो नुकसान में चल रहे हो, भले ही उनके यहाँ कुछ अभी बिजनेस ही स्टार्ट हुआ हो, कोई सा भी रीजन हो। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत, वैसे ही देखिएगा क्या ब्लैक दिख रहा है, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये भी लिख लेना आप लोग, जब नोट्स का प्रिंट आउट लोगे तो इनकम टैक्स एक्ट को लिख लेना, यहाँ पे नहीं दिया है। इसके अंतर्गत आपको कंपलसरी है, जैसे अगर किसी संस्था का जो टर्नओवर है, सेल्स है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा चले जाता है, 10 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर चले जाता है, तो उनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप का ऑडिट है जो करवाना ही पड़ता है। किसके आदेश पे कराना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट के आदेश पे कराना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट के कंपल्शन के आधार पे कराना पड़ेगा। दूसरा है गवर्नमेंट ऑडिट। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला वर्गीकरण, ध्यान से याद करते चलो, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक संगठन के संरचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। वैधानिक अंकेक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट कौन? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट संस्थाओं का जो ऑडिट होता है उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज क्यों ना हो या आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्यों ना हो, ये किया जाता है सीएजी के द्वारा। सीएजी का फुल फॉर्म क्या है, एक बार टाइप करेंगे तो चैट में, यस, चैट में भी बताएंगे क्या होता है सीएजी का फुल फॉर्म। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट करने वाली इकाई है ये सरकार की, क्या कहते हैं इसे। तीसरा संस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है प्राइवेट वॉलंटरी ऑडिट। ठीक है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑडिट, बस लिख देता हूं, वॉलंटरी शब्द आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो कोई भी और इन ऊपर के 2 के अलावा जो भी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर विधान लागू हो रहा है कि ऑडिट करवाना है,
वो एक हो गया। दूसरा गवर्नमेंट संस्थाएं, और उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर हैं जिनके ऊपर वैधानिक रूप से तो लागू नहीं हो रहा है बट वो स्वैच्छिक रूप से कराना चाह रहे हैं, तो वो एक तीसरी कैटेगरी आपको दिखाई देती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पे, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो चाहे वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म क्यों ना हो। इसके बाद बारी आती है बच्चों क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की डिग्री के पर आधारित केवल दो प्रकार आपको यहां देखने मिलता है। पहला है आंतरिक अंकेक्षण जिसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। कंटिन्यूअस रिव्यू बाय स्टाफ, स्टाफ स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। आगे इंटरनल ऑडिट ना आपके इसी चैप्टर में ही मैं विस्तार पूर्वक बताने जाऊंगा, क्योंकि आपके है ना टाइप्स ऑफ ऑडिट के बाद सिलेबस में दिया हुआ है इंटरनल ऑडिट, ठीक है, इसलिए उसको अलग से और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बाकी टाइप्स ऑफ ऑडिट नहीं दिया है विस्तार पूर्वक, तो उसको ब्रीफ में हम लोगों ने समझ लिया है बस। इंटरनल ऑडिट लेकिन अलग से दिया हुआ है बच्चों, तो उसको समझेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता की दृष्टि से अगर आप देखो तो दो भागों में बांटा गया है, एक है इंटरनल ऑडिट और एक है एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब स्वतंत्र ऑडिट, आपके ही स्टाफ के द्वारा, आपके ही संस्था के कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा, ठीक है, किया जाने वाले ऑडिट को हम लोग इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। वो क्या करता है, एक स्वतंत्र, अब ऐसा थोड़ी है कि वो अपना दिमाग थोड़ा बायस्ड रखेगा, ऑडिट का मतलब ही स्वतंत्र तरीके से जांच करना रहता है। यहां पर इंटरनल ऑडिट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि वो स्वतंत्र तरीके से करेगा और बायस, स्वतंत्रता और बायस्ड यानी कि क्या बोलना चाहिए, पक्षपात को अलग अलग हम लोगों को रखना है, ठीक है। स्वतंत्रता यहां पर इसलिए कही जा रही है कि कोई भी एक्सटर्नल व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा उस कंपनी के अकाउंट्स को या फिर संस्था के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं किया जाएगा, वहीं के लोग उसको ऑडिट करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिट मतलब कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, जनरली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। हमेशा एक सीए ही जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट को कंडक्ट करता है, ये अधिकार उसे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगली बार से हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो स्लाइड्स आएंगे क्लास में उसमें ब्लू कलर का इस्तेमाल करने से मैं मना कर दूंगा, जिसमें उन्होंने नोट्स बनाया है। एक्चुअली हम नोट्स दे देते हैं बच्चों, फिर स्टाफ के द्वारा वो बनाया जाता है स्पेसिफिक तरीके से, जो आपके बोर्ड भी प्रॉपर आ जाए। कल जो मैं आप लोगों के लिए नोट्स लाया था उसको मेरे को जूम करना पड़ा था बार बार, आज नहीं करना पड़ रहा है, तो एक कलर को थोड़ा सा देख लेंगे। एक बार टाइप करो तो आप लोगों को ब्लर दिख रहा है क्या, या हो सकता है मेरे को यहाँ दिख रहा होगा, आप लोग को ठीक दिख रहा होगा। दिखाई दे रहा है क्या ब्लू और व्हाइट, या नहीं दिखाई दे रहा है? क्लास बताएंगे, माहेश्वरी, धनेश्वरी, मीनू, जितेंद्र। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंडक्ट या मेथड के आधार पे कैसे विभाजित किया गया है ऑडिट के प्रकार को समझते हैं। पहला है कंटिन्यूअस ऑडिट, मतलब सतत रूप से चलने वाला ऑडिट, ठीक है, तो जो साल भर थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअस चलेगा, एक स्पेसिफिक डेट में या खत्म होने के बाद चलेगा, उसको नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। जनरली बैंकिंग सेक्टर में कंटिन्यूअस ऑडिट देखा जाता है, ठीक है। फाइनल या पीरियोडिकल ऑडिट ये सबसे कॉमन है, ठीक है। फाइनल या पीरियोडिकल ऑडिट किसको बोलते हैं, जब वर्ष समाप्त हो जाए आप लोगों का लेखांकन वर्ष, उसके आखिरी में जो ऑडिट किया जाता है उसको फाइनल ऑडिट या पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं। नहीं दिख रहा है, ब्लर है, ठीक है, समझ गया, इसलिए लिखना पड़ रहा था। ओके बेटा, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। तो मैं लिखते ही चलूंगा, ठीक है, और बोलते चलूंगा। आप लोग एक पेन और कागज अपने साथ रखेंगे, अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है उसको देखोगे, बाकी मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखना। कुछ कुछ को लिखवा भी दूंगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए बहुत सब चीजों को विस्तार पूर्वक नहीं लिखवाऊंगा, तो मेरे शब्दों पर, मेरी आवाज पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंडक्ट या मेथड के आधार पर, संचालन या विधि के आधार पर पहला प्रकार है कंटिन्यूअस ऑडिट। लगातार साल भर किया जाने वाला ऑडिट को कंटिन्यूअस ऑडिट बोलते हैं।
ये किसी प्रकार के अवधि से नियंत्रित नहीं होता, लगातार चलते रहते हैं। सामान्यतः बैंकिंग सेक्टर में ये किया जाता है, जब भी आप बैंक में जाओगे एक ना एक ऑडिटर बैठे रहता है वहां। दूसरा है फाइनल या पीरियोडिकल ऑडिट, अंतिम या सामयिक अंकेक्षण जिसे बोलते हैं। ये सबसे कॉमन वाला है। मैं इसको कॉमन क्यों लिखा हूं कि यही हम लोग जो आगे हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे वो इसी के इर्द गिर्द वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एक लेखांकन अवधि के समाप्त होने के बाद किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। कैरिड आउट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इंटरिम ऑडिट जिसे अंतरिम, जी फाइनल या पीरियोडिकल ऑडिटर ऑडिट, ये जो हम लोग यहां पर जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट एक एग्जांपल हो गया, या साल के आखिरी में, वहां पे कॉमन या सामान्य क्यों लिखा है मैंने, ज्यादातर संस्थाएं क्या करती हैं, अपना लेखांकन वर्ष खत्म होने के बाद ऑडिट का रिक्वायरमेंट आता है उनके पास कि पूरा साल भर हो गया, मार्च खत्म हो गया, अब इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है जुलाई अगस्त में, तो अभी ऑडिट करवा लेते हैं। ठीक है, चाहे वो लोग स्वेच्छा से करवा रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट के आदेश से या फिर वैधानिक रूप से करवा रहे हो। तो ऐसे ना पीरियोडिक बेसिस पे किया जाने वाले ऑडिट को ही हम लोग ना फाइनल या पीरियोडिक ऑडिट बोलते हैं। फाइनल शब्द वहां पे इसलिए लिखा गया है, अंतिम शब्द इसलिए लिखा गया है कि आपका लेखांकन वर्ष समाप्त हो गया, इसलिए उसको अंतिम शब्द लिखा गया। तो इस प्रकार के ऑडिट को अंतिम ऑडिट या अंतिम अंकेक्षण या पीरियोडिकल अंकेक्षण बोलते हैं। पीरियोडिकल इसलिए भी लिखा है कि कई लोग हो सकता है हर 6 महीने में करवाते हो या क्वार्टरली करवाते हो, उसके लिए वहां पर लिखा है। तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है, रोज एक जन ऑडिटर जाके बैठ रहा है, रोज की गतिविधियों को देख रहा है। लेकिन फाइनल क्या हो रहा है, रोज नहीं जा रहा है, एक समय अवधि समाप्त होने के बाद जा रहा है। ठीक है, इंटरिम ऑडिट बोलते हैं कि ठीक इसका ना एक एक्सेप्शन है, फाइनल ऑडिट का एक्सेप्शन है। इंटरिम ऑडिट या अंतरिम ऑडिट हम बोलेंगे मान लो जैसे एक वर्ष चल रहा है, लेखांकन वर्ष चल रहा है, सितंबर का महीना है मान लेते हैं। ठीक है, और आपके एक कर्मचारी ने ये पाया कि ना थोड़ा कैश में गबन होने का शिकायत आ रहा है करके, कैश कम मिल रहा है या स्टॉक थोड़ा चोरी हो रहा है ऐसा दिख रहा है करके। तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि उसी समय उसका इलाज किया जाए, उसी समय उसको पकड़ा जाए? तो ऐसे टाइम पे भले ही वो लोग फाइनल ऑडिट करवाते आए थे या पीरियोडिक ऑडिट करवाते आए हैं, लेकिन चूंकि एक ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको कोई सर्टेन चीज दिखी है जो ऑडिट का रिक्वायरमेंट मांग रही है, तो ऐसे केस में उनको ना वो पीरियड का वेट किए बिना अंतिम ऑडिट के पहले ही एक ऑडिट कंडक्ट कराने का आवश्यकता पड़ता है। उस प्रकार के ऑडिट को इंटरिम ऑडिट कहते हैं। ठीक है, ये एक पहला उदाहरण बताया। मान लो कंपनी को ना लोन लेना है और बैंक वाले ने बोला हमको एक ऑडिटर का रिपोर्ट चाहिए तब हम आपको लोन देंगे। तो हमने बोला कि वो तो 6 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद साल खत्म होगा तब ऑडिट रिपोर्ट मिलेगा। तो बैंक वाले ने बोला ठीक है 6 महीने बाद आओ, 6 महीने बाद आपको लोन दे देंगे। ठीक, लेकिन लोन हमको अभी चाहिए था। तो एक रास्ता निकला, क्या इंटरिम ऑडिट चल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, हमको ऑडिट रिपोर्ट से मतलब है बस, बोले उन लोग। तब हमको क्या करवाना पड़ा, इंटरिम ऑडिट करवाना पड़ा कि एक आवश्यकता आ गई, साल के अंत का इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे प्रकार के ऑडिट्स को इंटरिम ऑडिट या अंतरिम ऑडिट अंकेक्षण कहते हैं। कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स इन द मिडिल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मिडिल लिखा है मतलब यानी कि बीच में ही, कभी भी। ठीक है, साल के अंत होने से पहले कभी भी जो ऑडिट करवा दिया जाता है उसको अंतरिम ऑडिट कहते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट ऑडिट। सर ये बैलेंस शीट ऑडिट क्या है? ऑडिट में तो पहले लिखा हुआ था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जांच किया जाएगा, तो उसमें तो बैलेंस शीट आ ही जाता है। बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब है जब स्पेसिफिकली ना संपत्ति का और दायित्व का बस ऑडिट करवाना है। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें रहती हैं, संपत्ति और दायित्व रहता है, और इनकम और एक्सपेंस कहां रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहता है। जबकि ऑडिटर का मेन काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जांच करना बहुत मेन काम रहता है।
लेकिन अगर ना मान लो किसी पर्टिकुलर कारणों से सिर्फ हमको संपत्ति में थोड़ा गड़बड़ी दिख रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट को दिख रहा हो, वेल्थ टैक्स वाले डिपार्टमेंट को दिख रहा हो कि ये लोग अपना वेल्थ टैक्स ठीक से नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नगर निगम को वहां का लग रहा है कि नहीं ये लोग संपत्ति कर सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग ऑर्डर दे दे कि अपना आप एक काम करो, बैलेंस शीट ऑडिट करवाओ। तो उस ऑडिटर का काम क्या रहेगा? बैलेंस शीट में दर्शाए गए संपत्ति के सत्यता की जांच करना, उसकी वैलिडिटी को चेक करना, दायित्व क्या उन लोग कम करके तो नहीं दिखाए हैं, सारा लोन वगैरह सही से दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं। उस प्रकार के ऑडिट को जब केवल बैलेंस शीट के आइटम्स को चेक किया जाता है, उसको बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं। ये कहां हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंडक्ट या मेथड के आधार पे, ठीक है, संचालन या विधि के आधार पे बैलेंस शीट ऑडिट हो गया। ओकेशनल ऑडिट, ओकेशनल ऑडिट कुछ नहीं है, बस इंटरिम ऑडिट जैसे है, ठीक है। ये भी साल के बीच में कभी, कंडक्टेड वंस इन अ व्हाइल व्हेनेवर नीड अराइजेस। ओकेशनल ऑडिट नाम से ही पता चल रहा है, कैजुअल ऑडिट या ओकेशनल ऑडिट, कि एक बार यार चेक करने के लिए बस कर देते हैं, ठीक है। सरप्राइज चेक जो नहीं बोलते हैं, सरप्राइज विजिट, उस टाइप के चेक को ओकेशनल ऑडिट बोलते हैं। कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट अलग से कोई स्पेसिफिक ऑडिट नहीं है। ऑल रिकॉर्ड्स एंड बुक्स आर ऑडिटेड, ऑल रिकॉर्ड्स और बुक्स जिसमें ऑडिट होते हैं उसको हम लोग कंप्लीट ऑडिट बोलेंगे। मतलब कि ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग है। एक प्रकार से कंटिन्यूअस ऑडिट भी अपने आप में कंप्लीट ऑडिट है, फाइनल या पीरियोडिक ऑडिट भी अपने आप में कंप्लीट ऑडिट है। इंटरिम ऑडिट, आप ध्यान से समझना, इंटरिम ऑडिट कंप्लीट ऑडिट भी हो सकता है और बैलेंस शीट ऑडिट भी हो सकता है, ठीक है। ओकेशनल ऑडिट कंप्लीट ऑडिट भी हो सकता है और बैलेंस शीट ऑडिट भी हो सकता है। बोलने का मतलब यह है कि जब पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, हर रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग कंप्लीट ऑडिट बोलेंगे। बस कंफ्यूज मत हो आप लोग, इसलिए उसको अलग से बताया गया, ठीक है। मतलब जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना आपको कि ओकेशनल ऑडिट जो है, मतलब कभी भी अचानक से कर दिए तो बैलेंस शीट का बस भी कर सकते हैं या कंप्लीटली सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी कर सकते हैं। पार्शियल ऑडिट, ओनली पार्ट ऑफ बुक्स आर ऑडिटेड। मान लो जैसे हमको किसी एक स्पेसिफिकली बैंक में होने वाले ट्रांजेक्शन में थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, तो केवल बैंक के ट्रांजेक्शन को चेक कराना, या हम लोगों को परचेस रिटर्न जो आ रहा है वो ना करेक्ट तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है या उसमें गबन हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो हम लोग केवल परचेस रिटर्न का चेकिंग करवा रहे हैं। इस प्रकार के ऑडिट को आंशिक अंकेक्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों कंडक्ट या मेथड के आधार पे। जैसा नाम है वैसी उसका मतलब है, कोई भी अलग से स्पेशल मतलब नहीं है। थोड़ा सा इंटरिम ऑडिट ध्यान से समझ लिया हम लोगों ने, पीरियोडिक या फाइनल ऑडिट समझ लिया, बाकी जैसा नाम है वैसी काम है, ठीक है। तो अलग से कुछ इसमें खास नहीं है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के प्रकार पाए जाते हैं। कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, सोशल ऑडिट, टैक्स ऑडिट और स्पेशल ऑडिट, और कोई स्पेशल ऑडिट, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर जब आपको ऑडिट कराया जाता है तो उसको हम लोग अलग अलग भागों में बांटे हैं। कैश ऑडिट मतलब केवल अंडरटेकन ओनली फॉर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, केवल कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन को चेक करने वाला ऑडिट अगर कराया जाएगा तो उसको कैश ऑडिट बोलेंगे। व्यवसाय के लागतों को नियंत्रित करने के लिए, उसमें होने वाली कमियों को पता लगाने के लिए जो ऑडिट कराते हैं अपन लोग लागत के संबंध में, उसको अपन लोग कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। हमारे में कॉस्टिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के रूप में तो है, थ्योरेटिकल नहीं है, तो कॉस्ट ऑडिट अलग से हम लोगों को सिलेबस में नहीं है। तो बस उतना जानो कि कॉस्ट से रिलेटेड किसी भी व्यवसाय में जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों ना हो, सही प्रकार से लागतों को रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किया जा रहा है, मटेरियल को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेबर का सही मूल्यांकन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ओवरहेड सबसे जरूरी चीज, ओवरहेड्स को कैसे बाइफरकेट किया जा रहा है, कैसे प्रोडक्ट में उसको डाला जा रहा है, वो सब का ऑडिट कहाँ होता है? कॉस्ट ऑडिट में होता है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है,
टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। कैसे काम करते हैं ये? मैनेजमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत करते हैं, उन लोग के लिए एक पॉलिसी बनी होगी। तो ऑडिटर का काम रहेगा जो मैनेजमेंट की पॉलिसी बनी है उसी आधार पे सारे मैनेजर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या जो आपका असिस्टेंट मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर के आदेश आया था तभी वो बिल को पास किया कि नहीं किया, या खुद से कर दिया, इसको चेक करना, ये कहलाता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव। तो प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, ये सब जो बना हुआ था मैनेजमेंट के आधार पे, उसी के आधार पे वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज की समीक्षा करता है। ठीक है। ऑपरेशनल ऑडिट, नाम से समझ में आ रहा है, जो बिजनेस ऑपरेशन है ना, बिजनेस ऑपरेशन जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रक्रिया से होके वहां का सामान बनता है या गुड्स बनता है, ठीक है, उस प्रक्रिया के वैलिडिटी का या उसकी वैधता का जब जांच करने के लिए एक ऑडिट किया जाता है तो उसको ऑपरेशनल ऑडिट बोलते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल एरिया, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो परचेस का हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो स्टॉक का हो, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ऑपरेशनल ऑडिट के अंतर्गत आएंगे। कि हाँ यार, सेल्स ऑपरेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मार्केटिंग का जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ प्रोडक्शन जो सबसे बड़ा ऑपरेशनल सेक्टर है उस पर फोकस करके जब कोई अंकेक्षण किया जाता है उसको ऑपरेशनल ऑडिट कहते हैं। सोशल ऑडिट, ये आजकल नया नया आजकल मार्केट में आया है, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण, ऑडिट फॉर टैक्स, टैक्स के ऊपर, इवैल्यूएशन ऑफ सोशल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। आज के डेट में बच्चों आप लोगों को एक शब्द सुनाई देता होगा, CSR। क्या है फुल फॉर्म इसका? CSR, CSR एक्टिविटी करके सुनते हैं ना अपन लोग। चैट बताओ तो एक बार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? तो CSR एक्टिविटी करना बता ही देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कंपनी विथ अ सर्टेन टर्नओवर, कंपनी जिनका एक टर्नओवर किसी एक सीमा पर है, ठीक है, तो उनको ना सेबी और कंपनीज एक्ट ना ये बाध्य करती है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ खर्चा करना है, अपने टर्नओवर का इतना % आपको खर्चा करना पड़ेगा, वो उनके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, वो करना ही पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि हम लोग इतना किए। जो आप लोग जिंदल विंदल ये सब लोगों को देखते हैं ना, रोड वोड ये वो कहाँ कहाँ बनाए हैं करके, वो सब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि वो करना कंपलसरी है, ठीक है। तो सोशल ऑडिट इसी सब पक्षों को देखता है कि आपने वो पर्टिकुलर टास्क किया कि नहीं किया, आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयज लोगों के लिए क्या क्या किया, क्या स्कूल वगैरह बनवाए, क्या एम्प्लॉय के बच्चों लोग के लिए कुछ किया, क्या PF वगैरह दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ESIC कैसे दे रहे हो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो सामाजिक ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का काम वही रहता है कि समाज के लिए किए जाने वाले कामों की समीक्षा करना ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टैक्स ऑडिट आप लोग को पता है, टैक्स ऑडिट क्या होगा? जो भी प्रकार के कर से प्रभावित है कोई व्यवसाय, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, उनका सही तरीके से कंप्लायंसेस हो रहा है नहीं हो रहा है, कंप्लायंसेस मतलब पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उन कंप्लायंसेस का चेक करना कि सही है या नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स ऑडिट के अंतर्गत आने वाला स्कोप बोलेंगे। ये एक प्रकार है आपका, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। और स्पेशल ऑडिट में आप बोलोगे कुछ भी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी विद सम स्पेशल ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी और जैसे कोई पर्टिकुलर केस कुछ आ गया, उस केस को ही लेके इन्वेस्टिगेशन करना, उस प्रकार के ऑडिट को स्पेशल ऑडिट बोलेंगे। कोई सा भी एक एरिया उसमें आप चुन लो। तो स्पेशल ऑडिट का ना कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। कोई भी एक स्पेशल चीज को आप लोगों को फाइंड आउट करना है और ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है, उस प्रकार के ऑडिट को स्पेशल ऑडिट हम लोग बोलते हैं। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी मतलब कोई भी तथ्य की जांच करने के लिए किया जाने वाला काम, ठीक है। ये ब्लू वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया है उन्होंने, इसका ध्यान रखेंगे आगे से, ठीक है। कोशिश करेंगे ब्लैक बैकग्राउंड ही रहे बच्चों, ये मैं नोट करवा दूंगा, जो नोट्स बनाते हैं हमारे यहाँ उनको, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज के लिए थोड़ा सा इसको चला लेंगे और मेरी बातों को सुनते रहेंगे, ठीक है। ऑफलाइन में दिख रहा है, ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्लर तो दिख रहा होगा थोड़ा, बट उसको थोड़ा सा सह लो आप लोग आज, ठीक है। चलिए, इंटरनल ऑडिट आप लोगों को स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए कहा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इंटरनल ऑडिट
कौन से कैटेगरी में आया था बताओ? जब हम लोग स्वतंत्रता की दृष्टि से ऑडिट को वर्गीकृत कर रहे थे, ठीक है, जहां पे इंटरनल ऑडिट था और एक्सटर्नल ऑडिट था, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? फर्म के ही किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब एकदम सरल है बच्चों, इसकी परिभाषा, इसके जो भी फीचर्स, इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे, कमियां, सब एकदम सरल है, क्योंकि इसका मतलब आप लोग को अच्छे से पता है। इंटरनल ऑडिट इज कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग। तो एक कंटिन्यूअस ऑडिट के कैटेगरी में भी आता है और सिस्टमैटिक रिव्यू होता है इसके अंतर्गत, लेखांकन का, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी बाय द स्टाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, आपके कर्मचारी के द्वारा, स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस, जो इसी उद्देश्य के लिए जिसको अपॉइंट किया गया है आपके किसी कर्मचारी को। आंतरिक अंकेक्षण किसी चिंता चिंता के नहीं, अनुवाद, कंसर्न लिखा है ना, तो उसका अनुवाद कंसर्न को चिंता कर दिया है, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा अनुवाद वाला भी दिक्कत रहता है। आंतरिक लेखा परीक्षा या आंतरिक अंकेक्षण किसी संस्था के लेखांकन, वित्तीय एवं अन्य संचालनों की निरंतर एवं व्यवस्थित समीक्षा है। तो निरंतर बच्चों कंटिन्यूअस चलते रहता है इंटरनल ऑडिट, एक स्टाफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का रहता है, वो अपना काम करते रहता है, जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मचारी द्वारा की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंटिन्यूअस वर्ड लिखा है ना, वो आवश्यक नहीं है हर संस्था में। तो ये मान के मत चलना कि वो कैसे कंटिन्यू, कहीं आप लोग देख लिए कि यहाँ तो लगातार नहीं हो रहा है ऑडिट, तो वो पीरियोडिक भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। पीरियोडिक मतलब एक निश्चित अवधि में उसको कराया जाए इंटरनल ऑडिट को, या लगातार भी रखा जाए, ऐसा हो सकता है, बट आवश्यक नहीं है वो, ठीक है। तो उसको थोड़ा अभी बता दिया हमें कि उस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, कि इसके लक्षणों में नहीं आएगा वो कि वो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, ठीक है। बस ज्यादातर केस में वो देखा जाता है वैसा। अब मैं बच्चों इसके फीचर्स बता दे रहा हूं, मेरे जिन लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखते भी जाऊंगा, ठीक है। ध्यान देना, बहुत सरल है, बहुत सरल है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। पहला फीचर है इन लोगों का, पहला फीचर है ये लार्ज कंसर्न्स के द्वारा किया जाता है, बड़े उद्यमों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और हिंदी वाला पोर्शन आप लोगों को थोड़ा दिख ही रहा है, बड़े उद्यमों द्वारा किया जाता है। दूसरा है कंपलसरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है इंटरनल ऑडिट करना। आवश्यक कौन सा रहता है? एक्सटर्नल ऑडिट करना, है ना। किसके द्वारा किया जाता है? संस्था के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण का अभिन्न अंग है। जो आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे, उसका एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल आप कैसे करोगे? इंटरनल ऑडिट के माध्यम से ही करते हो। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रबंधन द्वारा की जाती है, और यहाँ पे जो कर्मचारी, जो ऑडिट स्टाफ रहेगा ना, ऑडिट स्टाफ की बात हो रही है, ऑडिटर की बात हो रही है। ऑडिटर किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? प्रबंधन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और जितेंद्र ने यहाँ पर एक और इंसाइट दिया है हमको कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आता है इंटरनल ऑडिट, ठीक है। वो भी, लेकिन सारे उन लोगों को यहाँ पर जो लिखा है ना बच्चों, अनिवार्य नहीं है, तो कंपनीज एक्ट भी हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं करता, केवल कंपनीज के लिए अनिवार्य किया है। और हम लोग ऑडिट हर संस्था के लिए पढ़ रहे हैं, केवल कंपनी ऑडिट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी, वो भी उनके सेल्स या टर्नओवर के उस पर आधारित रहता है। हर किसी को भी इंटरनल ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे प्राइवेट कंपनीज। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट पढ़ते हैं। अगेन जो मीनिंग आप लोगों ने देखा है उसी से डिराइव होता हुआ दिखेगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव। आप लोगों को जो नोट्स मिलेंगे बच्चों, उसमें पूरा हिंदी अनुवाद भी रहेगा, तो उसकी चिंता मत करना कि इंग्लिश में है करके। जी सर, ओके जितेंद्र। चलिए देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। टू असर्टेन वेदर इंटरनल चेक एंड अकाउंटिंग सिस्टम आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव। ये सुनिश्चित करना कि आंतरिक चेक जो है, आंतरिक जो जांच है और लेखांकन व्यवस्था है, वह सही और प्रभावी है या नहीं। इसका हिंदी अनुवाद मैंने बोल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस चीज की जांच करना, बहुत सरल सा लाइन है, इसको अलग से और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। टू असर्टेन वेदर प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोसीजर हैव बीन कंप्लाइड विद। यह सुनिश्चित करना कि पहले से बनाए गए पॉलिसी प्लान्स लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव। टू असर्टेन द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड अदर डाटा, यह सुनिश्चित करना कि लेखांकन और दूसरे जो डेटा हैं वह
विश्वसनीय है या नहीं है, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय है या नहीं है। चौथा, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल मतलब जो व्यक्तिगत स्तर पर लोग हैं वो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैनेजर अपना काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, सीईओ अपना काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि तू टाइम पे नहीं आ रहा है करके बोलने के लिए जाएगा ऑडिटर, वो ऑडिटर का काम नहीं है। लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र या दायित्व क्षेत्र में आने वाले काम को अगर वो नहीं करेंगे तो ऑडिटर उसको पॉइंट आउट करेगा। टू असर्टेन वेदर प्रॉपर्टीज ऑफ द कंसर्न आर सेफगार्डेड, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत क्या चीज का सुनिश्चित करेगा, एक चीज और, कि प्रॉपर्टी जो है संस्था की वो सही तरीके से सुरक्षित रखी गई है या नहीं रखी गई है, उनका मेंटेनेंस सही है या नहीं है, उनको सही तरीके से लेखांकन की दृष्टि से भी पुस्तकों में अंकित किया गया है या नहीं किया गया है, इस चीज का ध्यान रखेगी। टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट टू द मैनेजमेंट, और अपना सजेशन दे देगा इंटरनल ऑडिटर कि भैया ये इंप्रूवमेंट आपको करना है। ठीक है। एडवांटेज सरल एकदम, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, कि भाई जो इंटरनल चेक सिस्टम आपने लागू की है, जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इंटरनल चेक किसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए बस मैंने आपको बता दिया था कि एक दूसरे का चेक कर लेना, ठीक है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा देना चेकिंग का, वो सब तो इंटरनल चेक के अंतर्गत आता है। तो उसमें मदद करता है मैनेजमेंट की। एडवांटेज है इंटरनल ऑडिट का कि इंटरनल चेक को लागू करने में मदद करता है, पहला एडवांटेज। दूसरा है अकाउंटिंग डाटा जो है वो ट्रस्ट वर्दी रहे, जो भी आपका लेखांकन का डेटा है वो विश्वसनीय रहे, उसमें हेल्प करता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए किसी भी मैनेजर का, किसी कर्मचारी का परफॉर्मेंस सही हो रहा है या गलत हो रहा है उसको इवैल्यूएट करने में मदद करता है, ये एक एडवांटेज हो गया। और इंप्रूवमेंट क्या किया जा सकता है मैनेजमेंट के द्वारा, उसमें क्या करता है, सजेशंस देता है। ठीक है। तो ये सरल था बच्चों, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दिया इसको, इसको नोट्स में पढ़ लेना, एक ही बात है। इससे कोई खास क्वेश्चन बन जाए ऐसा कोई संभावना नहीं रहता कि एडवांटेज क्या क्या है क्या क्या नहीं है बताओ, ऐसा करके सब्जेक्टिव तो नहीं है हमारा। कॉलेज का रहता तो यही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोगों को मार्क करवाता मैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में करके। ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव के केस में, एमसीक्यूज के केस में थोड़ा सा कम चांसेस रहेंगे उसके। चलिए, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, तो ये एक अच्छा टॉपिक है कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता दिया गया ताकि आपको कंफ्यूजन मत रहे। तो मैं पढ़ते जाता हूँ बच्चों, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो कृपया सुनते रहना, थोड़ा ब्लर दिख रहा है उसको कोशिश करना अपने दिव्य दृष्टि से देखने का, दिख जाएगा जरूर। ठीक है, थोड़ा बहुत क्योंकि दिख रहा है मेरे को स्क्रीन में। चलो, तो पहला है अपॉइंटमेंट। तो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है मैनेजमेंट और एक्सटर्नल ऑडिटर को शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कंपनी के केस में। और एक्सटर्नल ऑडिटर को वर्च्यू ऑफ लॉ मतलब लॉ के द्वारा भी अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। कंपलसरी, इंटरनल ऑडिट नॉट कंपलसरी और एक्सटर्नल ऑडिट कंपलसरी फॉर कंपनीज, और इवन यहां पर लिख देते हैं जहां भी लागू हो। ठीक है, जहां भी लागू हो मतलब जो मैंने ऊपर लिख दिया ना, बाय लॉ के द्वारा अगर उनको इंपोज किया जा रहा है या गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया जा रहा है। ठीक है। क्वालिफिकेशन, नीड नॉट बी क्वालिफाइड, मतलब इंटरनल ऑडिट करने के लिए एक कर्मचारी को किसी विशेष प्रकार की योग्यता या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, ये इसका मतलब है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे एक सनदी लेखाकार होना आवश्यक है, सनकी लेखाकार नहीं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सनदी लेखाकार। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है और एक्सटर्नल ऑडिटर शेयर होल्डर्स को या फिर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को लिख दिया मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत से इसके हो सकते हैं। अगर कोर्ट ने आदेश किया तो कोर्ट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कोई आदेश किया तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इत्यादि, या शेयर होल्डर। स्टेटस क्या रहेगा, एम्प्लॉय ऑफ द कंसर्न, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट आउटसाइडर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो करेगा और वहां पे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एक आउटसाइडर थर्ड पार्टी आदमी एक्सटर्नल ऑडिट को करता है। ठीक है। स्टेप्स बिफोर कमेंसिंग ऑडिट, लेखा परीक्षा शुरू करने से पूर्व के चरण क्या है।
अब ध्यान से समझना, ये एक नया टॉपिक है, ठीक है। ये आपके इंटरनल ऑडिट के संबंध में नहीं है ऑडिट प्रोसेस, ये सभी प्रकार के ऑडिट के संबंध में, ठीक है। जैसे इंटरनल ऑडिट खत्म के बाद फुल स्टॉप लगता है, ठीक है, फिर आपका ऑडिट प्रोसेस चालू होता है। तो आप लोग पाओगे यहां पे ठीक है, ऑडिट प्रोसेस जो है अलग टॉपिक है इंटरनल ऑडिट के बाद। तो ये इंटरनल ऑडिट के संबंध में ऑडिट प्रोसेस नहीं बता रहा है, सभी प्रकार के ऑडिट के संबंध में ऑडिट प्रोसेस को बता रहा है। तो सबसे पहला है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्राप्त करना, ठीक है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक अंकेक्षक को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है कि आप हमारी संस्था में अंकेक्षण करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, इसके पहले पत्र व्यवहार हुआ होगा, फोन में कॉल में हुआ होगा, कोर्ट का आदेश आया होगा, या स्वयं संस्था ने अप्रोच किया होगा, जो भी हो सकता है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप लोग, उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है कि आप हमारे यहाँ अंकेक्षण करने के लिए अधिकृत हैं, ठीक है। दूसरा, स्कोप ऑफ ऑडिट निर्धारित होता है। स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब ऑडिट का दायरा। क्या आपको टैक्स ऑडिट करना है? क्या आपको सोशल ऑडिट करना है? क्या, जो हम लोग पढ़े, ठीक है। क्या आपको कंप्लीट ऑडिट करना है? क्या कहाँ कहाँ तक दायरा रहेगा आपका? क्या क्या चीज आप चेक कर सकते हो, क्या नहीं चेक कर सकते हो? कहाँ कहाँ किस चीज की आपको रिपोर्टिंग करनी है, किस चीज की नहीं करनी है? इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट, जहां पे पूरा दायरा निर्धारित किया जाएगा। उसी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में बता दिया जाएगा कि क्या क्या स्कोप रहेगा आपके ऑडिट का। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस को समझेगा एक ऑडिटर। हम लोग देख रहे हैं ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला, स्कोप निर्धारित हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस को समझा जाएगा। क्या प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, क्या होल्डिंग सब्सिडरी हो क्या, या फिर आपके कोई एसोसिएट कंपनीज हैं क्या। तो नेचर ऑफ बिजनेस को समझेगा कि कौन से प्रकार के व्यवसाय में काम करते हो, कौन से आपके सप्लायर हैं, क्या जीएसटी लागू होता है, क्या नहीं लागू होता है, क्या, ये सारा चीज नेचर ऑफ बिजनेस में एक ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट प्रोसेस के दौरान काम करेगा, तीसरे नंबर का। उसके बाद संगठन संरचना को समझेगा, मतलब कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, किसकी क्या अथॉरिटी है इस संस्था में, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि किससे क्या चीज मांग सकते हैं, किससे क्या चीज पूछ सकते हैं, किसका कौन जिम्मेदार है, ये चीज को जानना आवश्यक रहेगा एक ऑडिटर के लिए, ठीक है। तो यहां पर संगठन संरचना को समझने का अगला स्टेप रहेगा कि भैया कौन सीईओ है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन प्रोडक्शन मैनेजर है, कितने प्रोडक्शन मैनेजर हैं, क्या कितने उसके असिस्टेंट मैनेजर हैं, इत्यादि। ये सारा चीज को जानेगा। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये बहुत आवश्यक है उसके लिए जानना। उसके बाद क्या क्या इंटरनल चेक आपके यहां स्थापित किए गए हैं, क्या क्या इंटरनल कंट्रोल आपके यहां लगाए गए हैं। ये तो संस्था ही लगाती है ना, ये इंटरनल चेक रहेगा कि हमारा ना जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है ना, वो क्या करता है, जितने भी उसके असिस्टेंट मैनेजर हैं वो लोगों का रिपोर्ट लेता है, उसको इंटरनल चेक बोलेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ ना क्या बोलते हैं, अटेंडेंस ना बायोमेट्रिक से होता है, ऐसे फिंगरप्रिंट लगाते हैं और वो चेक हो जाता है, लेकिन उसको ना रोज लोग साइन करते हैं, उससे भी हम लोग मिला के देखते हैं एक बार। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल चेक बोलेंगे। इंटरनल चेक का उदाहरण है बस, ठीक है। वैसे ही इंटरनल कंट्रोल, उसका ये पूरे इंटरनल चेक को मिला दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। एक कहावत है, इंटरनल कंट्रोल इज द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनल चेक। मतलब ना एक छाता है समझो इंटरनल कंट्रोल, और उसके अंदर पूरा इंटरनल चेक समाये हुए हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ऑडिट में एक कहावत है। स्टडिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अब इसके बाद क्या करेगा? इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल को समझेगा और इंटरनल ऑडिट को भी, ठीक है। इंटरनल ऑडिट को समझेगा, हाँ, इंटरनल ऑडिट को समझेगा। ये जो हम लोग ऑडिट प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, स्पेसिफिकली एक्सटर्नल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। असली ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट ही होता है, इंटरनल ऑडिट असली ऑडिट नहीं है, ठीक है। उसकी भी सार्थकता है या उसकी आवश्यकता है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट
जो नियम, आपका जो ऑडिट का सिलेबस है ना, वो एक्सटर्नल ऑडिट के लिए ही बनाया गया है। जो सबसे बड़ा पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं ऑडिट में, जब आप, लकीली वो हमारे सिलेबस में नहीं पूछा गया है, हमारे सिलेबस में ग्रेजुएशन लेवल का पूछा गया है, तो हम बड़े और लेवल में पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हैं, जिसको एसएज बोला जाता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऐसे ना सब काम को करने के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए, तो सारा का सारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट पर ही लागू होता है। ठीक है, तो क्या करेगा जो ऑडिटर रहेगा, वो इंटरनल चेक सिस्टम को समझेगा, इंटरनल कंट्रोल को समझेगा, और अगर इंटरनल ऑडिट हुआ होगा वहां, तो उसका इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट भी देखेगा ना कि इंटरनल ऑडिटर ने क्या काम किया है। ठीक है, तो उसको भी समझेगा। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट जो भी संस्था के होंगे, जैसे एमओए, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, एओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए जो है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा याद है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव शब्द आ गया, सही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रकार का विधान होता है किसी कंपनी का, जैसे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वैसे एक कंपनी के लिए उसका मेमोरेंडम होता है, जो कंपनी का बाहरी दुनिया के साथ रिश्ता डिफाइन करता है, जहां पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहते हैं। ठीक है, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, एक्सेट्रा करके 6 क्लॉज रहते हैं। ये हम लोग जब आएगा तो पढ़ेंगे इसको। वैसे ही आर्टिकल आपके आंतरिक नियमों को बताता है। ठीक है, तो क्या करेगा ऑडिटर अगले क्रम में, एमओए, एओए, ठीक है, प्रोस्पेक्टस कंपनी का, कोई पिछला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो सबको चेक करेगा। ठीक है, उसी उसी क्रम में अगला वाला आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये चेक करेगा। उसके बाद वो काम करेगा, ध्यान से देखो यहां पर, डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क अमंग ऑडिट स्टाफ, वो कार्य बांटेगा ऑडिट स्टाफ को। ठीक है, एक ऑडिटर के साथ उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, अकेला तो ऑडिट नहीं करता है, मतलब कम जरूरी नहीं है कि अकेला नहीं कर सकता, बट ज्यादातर संस्थाओं में वो अपनी टीम के साथ ही जाता है, ऑडिट टीम रहती है। तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट स्टाफ को, कार्य को बांटेगा, वर्गीकृत करेगा, किसको क्या काम करना है, और फिर उसके बाद वो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, ऑडिट प्रोग्राम की रचना करेगा। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम कैसा रहेगा कि हाँ पहले हमको ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तुम इसके पास जाओगे, तुम उसके पास जाओगे, हम एसेट को ऐसे वेरीफाई करेंगे, स्टॉक को ऐसे वेरीफाई करेंगे, इस तरीके का पूरा ऑडिट प्रोग्राम आपका डिफाइन होता है। ठीक है, तो इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वगैरह फिर से बता रहा हूं, अगले चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। और उसी में ऑडिट प्रोग्राम भी आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके इस पर्टिकुलर सिलेबस में आता है बच्चों ऑडिट टेक्निक। ठीक है, लेखा परीक्षक की क्या तकनीक रहती है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इसको यहाँ पर भी दिया गया है, इसको भी विस्तार पूर्वक आपके सिलेबस में आगे और दिया गया है, ठीक कैसे आप ये सब चीजें करते हो। ठीक है, अभी एक बार समझ लो कि ऑडिट टेक्निक्स क्या क्या होती है, भाई कैसे जांच किया जाता है, तो इधर देखते हैं, आ जाओ। जांच करने के लिए सबसे एकदम फेमस चीज है जो एक ऑडिटर करता है, वो है वाउचिंग। ठीक है, एक बार इसका हिंदी अनुवाद किसी को पता होगा तो टाइप करना, वाउचिंग का पहला काम है वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब होता है, एक ऑडिटर के द्वारा किया जाने वाला वाउचिंग का मतलब होता है, जब हम लेखा पुस्तकों में लिखी चीजों को उसके फिजिकल एविडेंस के साथ उसको मिला के चेक करते हैं। फिजिकल एविडेंस मतलब अगर मैं लेखा पुस्तकों में किसी विक्रय को देख रहा हूं तो उसको सेल्स की रिसिप्ट या सेल्स के बिल के साथ उसको मिलाऊंगा। अगर मैं कोई क्रय देख रहा हूं लेखा पुस्तकों में, तो मैं क्रय का एक इनवॉइस देखना चाहूंगा। ठीक है, अगर मैंने एक बैंक स्टेटमेंट में जमा देखा है कुछ पैसा, तो उसका जमा पर्ची कहाँ है वो देखना चाहूंगा कि कहीं जमा पर्ची में ज्यादा तो नहीं लिखा था और इधर कम तो नहीं जमा कर दिया है, उसी को ही वाउचिंग बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी, कुछ काम नहीं आएगा बट एक बता रहा हूं आप लोगों को, वाउचिंग करते समय ना यहाँ पर एक जगह लेखा पुस्तकों को रखा जाता है और एक जगह उसके प्रूफ को रखा जाता है, और अगर दोनों मैच कर जाता है ना तो ऑडिटर कुछ इस तरीके का निशान लगाता है। ठीक है, ये ऑडिट का निशान है, उल्टा टिक। ठीक है, कई सारा सीएलओ के कार के पीछे में आप लोग देखोगे ये टिक लगे रहते हैं, कोई भरोसा नहीं, व्यापम का पूछ दे इसको।
क्योंकि ये एक्चुअली में जो नॉर्म्स हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लगाना है करके है, बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए था। तो पहला है वाउचिंग, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों कंफर्मेशन या पुष्टिकरण। सर पुष्टिकरण क्या होता है? तो पुष्टिकरण क्या होता है, जो भी आउटसाइड पार्टीज है ना उनसे पूछताछ करना, उसको पुष्टिकरण कहते हैं। कि भाई आपने दिखाया है कि रमेश से आपको 16,500 रुपया लेना है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगा, कुछ हो सकता है आपको ना सेल्स का कोई बिल नहीं मिला, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं हम लोग तो बेचे हैं, ऐसा करके वाउचिंग में पकड़ आया था कि सेल्स का बिल नहीं मिला। तो क्या करेगा वो, दूसरा स्टेप क्या करेगा, पुष्टिकरण करेगा। रमेश को कॉल लगाएगा, भाई क्या आपको हमारे यहाँ जो क्लाइंट है इन्होंने माल बेचा है कि इतने का करके? तो बोलेगा हाँ हाँ बेचा है मेरे लेजर में दिख रहा है बेचा है। तो उसको क्या बोलेंगे, पुष्टिकरण बोलेंगे। तो वाउचिंग पहला, फिर कंफर्मेशन, कम्युनिकेटिंग विथ आउटसाइड पार्टीज, बाहर के पार्टियों से कम्युनिकेट करना। फिर इंक्वायरी, इंक्वायरी के अंतर्गत क्या करता है ऑडिटर, मेकिंग इंक्वायरीज विद रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। अगर कोई प्रकार के ट्रांजेक्शन में संतुष्टि नहीं आ रही है तो इंक्वायरी का फैसला लिया जाता है। इंक्वायरी एक प्रकार का पूछताछ रहता है कोई भी प्रकार के अधिकारी से, जिस संबंध में एक ऑडिटर को, एक अंकेक्षण को डाउट रहता है, तो उसको इंक्वायरी बोलते हैं। इसके बाद ऑडिट टेक्निक के अंतर्गत एक फेमस चीज है, इसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन। इसके अंतर्गत एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, एसेट लिख दिया है अपने आप में पूरा सही है ये, मैं ऑब्लिक करके स्टॉक लिखने वाला था, बट स्टॉक भी अपने आप में एसेट है, तो शामिल समझिएगा उसको, ठीक है। तो अगर आपने अपने स्कंध के रूप में 25 लाख रुपए का स्टॉक दिखाया हुआ है, तो एक ऑडिटर ऐसे ही उसको ट्रू एंड फेयर नहीं बोलेगा। क्या करेगा, सही में वो स्टॉक है कि नहीं है चेक करेगा। अगर आपने कैश के कॉलम में अपने बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है कि 90,000 रुपए के कैश है मेरे पास, तो लिटरली ऑडिटर जाएगा आपके गल्ले में और देखेगा और गिनेगा एक एक नोट को, सिक्के को भी गिनेगा, और गिनते हैं, ठीक है, ऑडिट के दौरान, और फिर उसको वेरीफाई करेगा, तभी साइन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसा किया जाता है, ठीक है। इसी को ही फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो चाहे कैश हो वो भी एक एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, सभी प्रकार को फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आगे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि आंशिक रूप से करना है कि पूर्ण रूप से करना है, सैंपल किसको बोलते हैं, ये सब आगे के चैप्टर्स में आपको बताया गया है। यही आ गया देखो, टेस्ट चेकिंग, ठीक है। ऑडिट टेक्निक्स के अंतर्गत टेस्ट चेकिंग, चेकिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब मैं मान लो की बात गया CSEB का, मैं CSEB CSPDCL जो बोलते हैं उसकी मान लो बात ऑडिट हो रही है, ठीक है। ऑडिटर अपॉइंट किया गया, वहां पे ऑडिट कंडक्ट करने गया और बोले कि भैया हमको ना आपका चेक करना है, वाउचिंग करना है। तो बोला हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए करके। तो हाँ हमको टिक करके चेक करना है। तो बोला ठीक है आइए, आप करके ले गया और एक हॉल में ले गया जहाँ पे पूरे बिजली के बिल भरे हुए थे, क्योंकि उसके तो लाखों कस्टमर है ना, लाखों बिल हैं। लो चेक करो बैठ के। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या किया जाता है, सैंपलिंग किया जाता है। सैंपलिंग का मतलब है टेस्ट चेकिंग किया जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, एक लॉजिकल तरीके से ना सैंपल निकालेंगे कि यार तो एक काम कर, इस एरिया का 10-10 बिल दे दे मेरे को, ठीक है, या इस अल्फाबेट नाम के लोगों का आप 5-5 100-100 बिल दे दो मेरे को। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चेकिंग बोलते हैं। जब पूर्ण तरह से चेकिंग संभव नहीं है, वो संभव है लेकिन उसमें तो फिर सालों लग जाएगा ना, रिपोर्ट कब देगा वो। तो चेकिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब जो भी आप एक जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कोई डेटा, उतने को ले लो और आप उसको चेक कर लो। ऑब्जर्वेशन का मतलब रहता है बच्चों अच्छा स्क्रूटनी या स्कैनिंग। स्क्रूटनी बहुत ही फेमस वर्ड है ऑडिट की दुनिया में, ठीक है। इसको कहते हैं गहन प्रशिक्षण, परीक्षण। स्क्रूटनी, अंडर स्क्रूटनी आ गया है इसका केस, उसका केस अंडर स्क्रूटनी आ गया है, ऐसा सुनते होगे आप लोग न्यूज में, ठीक है। स्क्रूटनी का मतलब रहता है जब एकदम डीप चेकिंग करते हो आप लोग, उसको स्क्रूटनी बोलते हैं। इसको क्विक ओवरऑल एग्जामिनेशन नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको डीप लिखना आप लोग नोट्स में भी, डीप ओवरऑल एग्जामिनेशन, कि उसके तह तक जाके जब आप जांच करते हो ना, तो उसको फिर हम लोग बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने
आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया हुआ है कि आपने एक संस्था को डोनेशन दिया हुआ है करके, ठीक है। तो डोनेशन दिख रहा है, तो आपने देखा हाँ डोनेशन तो दिया है, तो फिर बैंक दिखाओ आप लोग चेक में किए थे कि कैश में किए थे, तो हम लोग बोले हम लोग कैश में किए थे, तो उस दिन का वाउचर दिखाओ बोलेंगे, फिर वाउचर दिखाया तो इसमें डोनेशन देने के लिए तो सीईओ का साइन लगता है, और एक ठोक नोटिस बोर्ड में भी लिखना पड़ता है उसको, तो फिर नोटिस बोर्ड को चेक करोगे, फिर वो जिस संस्था को गया है वहाँ उसको फोन करके पूछोगे आया है कि नहीं आया है, बोला आ गया है हम लोग उस दिन जमा कर दिए थे, तो उस दिन का बैंक स्टेटमेंट निकलवाओगे। इस प्रकार के गहन चेकिंग को स्क्रूटनी कहा जाता है, जब आप एक एक स्टेप को उसका चेक करके पूरी तरह से संतुष्ट होते हो, ठीक है। उसके बाद आता है रिकंसिलेशन। आपको ये चीज पता है, इसके अंतर्गत बैंक रिकंसिलेशन हो या स्टॉक रिकंसिलेशन हो, केवल बैंक रिकंसिलेशन एक चीज नहीं होती, जो दो चीजों के बीच के अंतर को जाहिर कर रहा है उन सभी स्टेटमेंट्स को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। वो करेगा, क्योंकि कई बार क्या है जो दिख रहा होता है उससे अलग फिजिकली प्रतीत होता है कि भाई आपके स्टॉक में तो इतना दिख रहा है और आपके बुक्स में तो इतना लिखा है, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बताएगा कि नहीं भैया कुछ चीज ना भी ट्रांजिट में है, वो आएगा तो बढ़ जाएगा हमारा स्टॉक, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्टिंग मतलब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजों को बनाना, समझना कि कौन सा चीज कैसे हो रहा है, कौन पहले साइन करता है, कौन बाद में साइन करता है, कहां से क्या चीज पास होती है, यह भी एक प्रकार का ऑडिट टेक्निक के अंतर्गत आता है, ठीक है, ताकि सही परीक्षण उसको किया जा सके। अगला टॉपिक है बच्चों आज की क्लास का ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम लेखा परीक्षा कार्यक्रम या अंकेक्षण का कार्यक्रम क्या होता है, तो जाहिर सी बात है छठी प्रोग्राम जैसे होता है वैसे ऑडिट प्रोग्राम रहता है, जैसे आप सगाई का प्रोग्राम रहता है वैसे ऑडिट प्रोग्राम रहता है। कोई भी प्रोग्राम को करने के लिए आपको क्या करते हो, आप लोग पूरा उसका प्लानिंग करते हो, पहले कार्ड छपवाओगे, फिर खाना वाले को बुलाओगे, फिर क्या क्या उसमें खाना रहेगा वो निर्धारित करोगे, ठीक है, रिटर्न गिफ्ट क्या दोगे वो सब रहेगा ना। वैसे ऑडिट में क्या क्या करना है वो सब का प्लानिंग करना ही ऑडिट प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान लिस्टिंग द प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग एन ऑडिट। लेखा परीक्षा कार्यक्रम एक विस्तृत योजना है जो लेखा परीक्षा के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और चरणों को सूचीबद्ध करती है, एकदम स्पष्ट इसकी परिभाषा दिया गया है। यह लेखा परीक्षा कर्मचारियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करता है तथा जिम्मेदारियों और समय सारणी को निर्धारित करता है। तो ऑडिट प्रोग्राम वही तो है, किसी भी चीज को बनाने का प्लानिंग या प्रोग्राम आप करते हो वैसे ही ऑडिट प्रोग्राम भी होता है। कौन बनाता है इसको, जो मुख्य ऑडिटर रहेगा, मुख्य अंकेक्षक रहेगा, वो बनाएगा। हो सकता है अपने अनुयायियों बोल रहा हूं, अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनकी सहायता वो ले ले। ऑडिट प्रोग्राम बनाने के क्या क्या फायदे रहते हैं, वर्क एकदम ऑर्गेनाइज रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। नो ओवरलुक्ड मतलब दो बार आपको डबल चेक डबल डबल वहां पे काम नहीं करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, सिस्टमेटिक कवरेज रहेगा, कोई भी चीज मिस नहीं होगी। तीसरा लिखा है सेम स्टैंडर्ड अप्लाई होगा सारे स्टाफ के लिए, कि भाई जो पद्धति से जो मानकों से काम किया जा रहा है उसी मानकों से सारे लोगों को काम करना है। इससे यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है, एक रूपता आएगी ऑडिट में। सुपरविजन जो है वो आसान हो जाएगा, जो सीनियर रहेगा वो काम को आसानी से चेक कर पाएगा। एडवांटेज पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। प्रूफ ऑफ वर्क डन बाय ऑडिट स्टाफ रहेगा, कि भाई आप ऑडिट प्रोग्राम बनाए रहोगे ना, तो जो भी ऑडिट प्रोग्राम बनाए हो मतलब किस कर्मचारी को क्या काम दिया हो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, तो आसानी से आप प्रूफ चेक कर सकते हो कि कौन सा काम ऑडिट स्टाफ के द्वारा कैसे किया गया है, ठीक है। डिसएडवांटेज को समझिएगा, इसका डिसएडवांटेज क्यों समझने बोल रहा हूं, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है इसका डिसएडवांटेज बोलना। प्रोग्राम बनाना प्लान बनाना तो अच्छा होता है ना, तो डिसएडवांटेज क्यों पढ़ा रहे हैं, फिर भी आइए समझते हैं सीमाओं को। रिजिड एंड मैकेनिकल रहता है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। ऑडिट प्रोग्राम बन जाता है ना तो फिर उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, उसी के हिसाब से करना पड़ता है, और कई बार ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना ना बहुत सवालिया निशान लगा देता है, क्योंकि ऑडिट अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन वाला प्रक्रिया है, ठीक है। फिर उसमें कुछ आप तोड़ मरोड़ करोगे ना तो वो उसके क्या बोलना चाहिए, उसकी ईमानदारी को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि उसमें क्यों चेंज कर रहे हो आप। किल्स इनिशिएटिव लिखा है, ठीक है, किल्स इनिशिएटिव को समझना, हिंदी में और अच्छे से समझा रहा हूं। स्टाफ फॉलोज प्रोग्राम ब्लाइंडली लिखा है। अब ध्यान से समझना, किल्स इनिशिएटिव का मतलब है, मतलब इनिशिएटिव का मतलब है शुरुआत करना, ठीक है, इनिशिएट करना, प्रारंभ करना, कुछ चीज का शुरुआत करना।
तो आप ऑडिट प्रोग्राम जब दे देते हो ना अपने ऑडिट स्टाफ को, तो कोई ऑडिट स्टाफ आपका वाकई में थोड़ा योग्य है, थोड़ा चालू है, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है, जो थोड़ा और अच्छे से कर सकता था कोई काम, वो ना बंध जाता है नियमों से। और उसके पास दिमाग था कि मैं ऐसे करके चेक करता तो फ्रॉड पकड़ में आ सकता था, या इस तरीके से करना चाहता तो ऐसे हो सकता है कोई पॉइंट्स मेरे को मिल जाते, दिख जाता लोगों का गलती। बट ऑडिट प्रोग्राम ना उस चीज को मार देता है। ठीक है, स्टाफ क्या करता है, एकदम आंख बंद करके ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करता है, तो उसका नयापन या इनिशिएटिव मर जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टाफ फॉलोज प्रोग्राम ब्लाइंडली, बस इतना लिखा है। कौन सा स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं? कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये मैनेजमेंट के स्टाफ का? नहीं, ऑडिट स्टाफ की बात हो रही है। ठीक है, कैसे किल होता है, क्यों किल हो रहा है, तो समझाया, उसको समझिएगा। ठीक है, वो अपने तरीके से काम नहीं कर पाएगा, बंधे हुए तरीके से काम करेगा। मे इग्नोर न्यू एरियाज। ठीक है, ओनली नए एरिया, मतलब आपके ऑडिट प्रोग्राम में जो जो स्कोप लिखा है उसी को आप चेक करने वाले हो। नया एरिया हो सकता है यार, जो इन लोगों का ना इंटरनेट डिपार्टमेंट है ना, उसको भी चेक करना पड़ सकता है, शायद वहां कुछ गड़बड़ी हो, नहीं चेक करोगे क्योंकि वो प्री प्रोग्राम्ड में आइटम में आया ही नहीं है, तो करना नहीं पड़े, करना ही कर नहीं पाओगे उसको। ठीक है, नॉन सुइटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। छोटी संस्थाओं के लिए ऑडिट प्रोग्राम सुइटेबल नहीं है, तो एक लिमिटेशन है कि जरूरत नहीं है उसको बनाने का। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इनमें 1-2 पॉइंट हो सकता है इस पे क्वेश्चन शायद बन जाए, मुश्किल है, बाकी एडवांटेज वगैरह में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत क्लीशे या फिर साधारण से इसके एडवांटेजेस हैं। क्लास के आखिरी आखिरी में ही पहुंच रहे हैं हम लोग, इसके बाद क्वेश्चंस भी हम लोगों को करना है। अगला टॉपिक है ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक पढ़ने से पहले समझा दूं, एक ऑडिटर के द्वारा मेंटेन किया जाने वाला एक लिखित नोटबुक है, उसी को ऑडिट नोटबुक बोलते हैं। क्या करेगा इसमें, ऑडिट के फाइंडिंग्स को लिखेगा कि ऑडिट में क्या क्या उसने चेक किया, क्या क्या उसको मिला। ठीक है, उस सबको क्या करेगा, इस ऑडिट नोटबुक में लिखेगा। An audit notebook is a diary maintained by audit staff to record important queries, observation, clarification, and information during the audit. It is usually maintained by the audit assistant. तो जो मेन ऑडिटर रहेगा ना, वो अपने साथ एक जन को रखेगा जो मेंटेन करे किसको, ऑडिट नोटबुक को, उसमें सारे फाइंडिंग्स को लिखते जाएगा। लेखा परीक्षा नोट पुस्तिका एक डायरी है जो लेखा परीक्षा कर्मचारियों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्नों, टिप्पणियों, स्पष्टीकरण, सूचनाओं को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसके कंटेंट क्या क्या रहेंगे, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा ऑडिट स्टाफ ने, स्टाफ बाकी स्टाफ से, क्या क्या आंसर दिया उन लोगों ने, उसको नोट करेंगे। कोई नोटेबल फाइंडिंग, कहीं कोई पर्टिकुलर स्टॉक में कमी देखी गई थी, कोई देनदार का बिल नहीं मिला था, किसी परचेस का हम लोगों को परचेस का बिल नहीं मिला था। ठीक है, वो सबको लिखेंगे। डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन, कि भाई एक तो उन लोग दिखा रहे हैं कि उन लोग ना पूरा बहुत सारा एसी लगवाए हैं अपने फैक्ट्री में, बट उसका बिल नहीं दिए हम, बाद में देंगे बोल दिए, तो उसको क्या लिखेंगे, अभी वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं था वो बिल, तो उसको साफ साफ लिख देंगे। इनकम्प्लीट और इवेसिव रिस्पॉन्स को लिख देंगे। अगर कोई चीज पूछी गई वो अधूरे तौर पे दी गई है, या फिर थोड़ा उसमें धोखाधड़ी का शक हो रहा है हमको, इवेजिव मतलब छुपाने का भाव प्रकट हो रहा है, तो वैसे चीज को अलग से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेशल पॉइंट टू वेरीफाई में एरिया नीडिंग स्पेशल अटेंशन, कोई ऐसा एरिया हमको दिखाई दिया है जहां पे ना थोड़ा स्क्रूटनी करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, स्क्रूटनी का क्या मतलब समझाया था, हाँ, गहन जांच करना। जहां पे गहन जांच करने की आवश्यकता है, स्पेशल पॉइंट कोई पॉइंट आउट हुआ है, उसको अलग से नोट कर लेना। डेट एंड टाइम ऑफ वर्क व्हेन ईच वर्क वाज परफॉर्म, तो उसी ऑडिट नोटबुक में डेट, कब कौन से डेट को क्या काम किए वो सबको नोट करना। तो बहुत साधारण सा चीज है, आपको भी मैं पूछता तो चार्ट आप लोग भी सही बता देते, इसका ऐसा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, तो दिमाग लगाना भी नहीं है। ठीक है, पढ़ के इसको खत्म करो। एडवांटेज ऑफ नोटिस, इसको बताऊं क्या, मैं क्या बताऊंगा इसमें, ऑडिट नोटबुक रहोगे तो सब कुछ याद रहेगा, क्या क्या लिखे हो वो समझ में आएगा, वही सब देखो क्या क्या है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। प्रोवाइड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरा क्रम वाइज आपको डेट वाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सीनियर आपके काम को रिव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है ना। प्रूव्स वर्क वाज परफॉर्म प्रॉपर्ली, ये प्रूफ करेगा कि आपने काम सही तरीके से किया था, क्योंकि आप उसी तरह से मेंटेन करोगे। ठीक है, आइडेंटिफाइज रिकरिंग प्रॉब्लम एरिया, और अगर ऑडिट के नोटबुक में बार बार कोई एक पर्टिकुलर चीज का प्रॉब्लम बार बार लिखा जा रहा है, तो रिकरिंग प्रॉब्लम यानी कि बार बार दोहराए जाने वाले प्रॉब्लम को वो दर्शाएगा। ठीक है, तो उस चीज में काम आएगा, तो ये एडवांटेज है उसका।
वर्किंग पेपर, जैसे ये ऑडिट नोटबुक है ना, वैसे ही वर्किंग पेपर होते हैं, ठीक है। ऑडिट नोटबुक में क्या है, हम लिख रहे हैं चीजों को। वर्किंग पेपर में ना एक प्रकार से सबूत इकट्ठा करके ना आप जमाते जा रहे हो, समझो, ठीक है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर बिल मिला, उसमें ना सिग्नेचर नहीं था, किसका, सेल्स मैनेजर का, और बिना सेल्स मैनेजर के सिग्नेचर के आप इनवॉइस दे नहीं सकते हो किसी को। आपने पाया वो ऑडिट करते समय, तो आप क्या करोगे, उसका एक फोटो कॉपी करा के रख लोगे अपने पास। इसी को ही वर्किंग पेपर बोलते हैं, ठीक है, जो सबूत आप इकट्ठा कर रहे हो। Working papers are the written documents prepared by an auditor during the course of audit. They record the audit procedure performed, evidence obtained, जो मैंने अभी उदाहरण दिया, and conclusion reached. They form the link between client's record and the auditor's report. ऑडिटर जो रिपोर्ट देने वाला है ना, जिन आधार पे रिपोर्ट देने वाला है, उसका एक प्रकार से लिंक बनता है कि यार आपने कैसे लिख दिया, आप ऑडिट रिपोर्ट में कि ये चीज गड़बड़ी था, भैया देखो ये है हमारे पास वर्किंग पेपर है उसका, ये देखो हमारा ऑडिट का नोटबुक। तो ये वर्किंग पेपर ना बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल चीज होता है। ये भले ही ऑडिटर अपने पास रखता है, लेकिन क्लाइंट के अनुमति के बिना किसी और को नहीं दिखा सकता है, अनलेस अदरवाइज गवर्नमेंट मांगता है या लॉ के आधार पे मांगा जाता है, तो उसको वर्किंग पेपर बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज होता है, ठीक है। तो ये सारे सबूत जो आप इकट्ठा कर रहे हो ड्यूरिंग द ऑडिट, उसी को ही वर्किंग पेपर बोलते हैं। पारिभाषिक रूप से ऐसे आप लोग याद कर लेना इसको हिंदी या इंग्लिश में, लेकिन ऑब्वियसली सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है, तो उतना इसके मतलब को समझना बस आपको आवश्यक है। टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर क्या क्या होते हैं? परमानेंट, स्थायी, यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक वर्किंग पेपर है, उसका फोटोकॉपी करा के रख लो, अगले साल भी ऑडिट में आओगे तो मेमोरेंडम तो चेंज नहीं होता है, तो वो काम आएगा वर्किंग पेपर के रूप में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स है ना, वो भी वर्किंग पेपर है। प्रीवियस ईयर का अकाउंट, वो भी वर्किंग पेपर है, उसका फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये सब आपके परमानेंट नेचर के कहलाते हैं, जो हर साल काम आएंगे। करंट वाले मतलब, करंट मतलब वर्तमान, इसी साल वाले, ट्रायल बैलेंस हो गया, लेजर का स्क्रूटनी कर रहे थे, शेड्यूल ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर हो गया, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, या इंपॉर्टेंट इनवॉइसेस पब्लिक रिसिप्ट्स एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्तमान के हो गए, ये आपके टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर्स हो गए। एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग पेपर, ऑडिट प्रोग्राम, ये आपका एक वर्किंग पेपर है, उसका फोटोकॉपी सबसे ऊपर रहेगा। टाइम टाइम शीट एंड स्टाफ असाइनमेंट शीट, मतलब कौन सा टाइम पे कौन सा काम किया जाना है, कौन सा स्टाफ करेगा वाला एक शीट। कंफर्मेशन लेटर रहेगा, एसेट और लाइबिलिटी का शेड्यूल रहेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांग के रखोगे आप कि भैया दो, वो भी काम आएगा मेरे। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग के रखोगे, नोट्स ऑफ कैरिज ऑफ एक्सप्लेनेशन, और ये इस पेज में भी जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, ये सब भी क्या कहलाएगा, टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर आपका कहलाएगा। एग्जाम्पल भी है, वही टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स केवल ये दो है, कौन कौन सा, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है, परमानेंट और करेंट, और एग्जाम्पल में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस वापस से आगे है, दो बार आ गए, ये पढ़ चुके हैं बल्लो। ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर का स्वामित्व किसके पास रहता है? कार्यपत्र लेखा परीक्षक के होते हैं, ग्राहक के नहीं, तथापि लेखा परीक्षक को कठोर गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और कानून द्वारा आवश्यक होने के अलावा ग्राहक की अनुमति के बिना उसका खुलासा नहीं करना चाहिए। ग्राहक मतलब क्लाइंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑडिटर क्या करेगा, एकदम कठोर गोपनीयता बना के रखेगा वर्किंग पेपर को, अपने काम के लिए यूज करेगा, अपने रिपोर्ट के लिए यूज करेगा और संभाल के रखेगा, किसी और को नहीं दिखाएगा। बट गवर्नमेंट मांगता है या कानून का रिक्वायर्ड रहेगा तो फिर देना पड़ता है। तो ये वाला पॉइंट को थोड़ा याद रखेंगे, पहले भी अभी मेंशन किया था। लास्ट टॉपिक है आज का, ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ऑडिट एविडेंस जो हम लोगों ने अभी वर्किंग पेपर देखा ना, बस उसी का एक एक्सटेंशन है थोड़ा सा। ये ज्यादा मेजर टाइप की चीजें रहती हैं, या ज्यादा ऐसे आइटम या ऐसे फाइंडिंग्स आपके जो डायरेक्टली आपके ना डिसीजन को प्रभावित कर रहे हैं ना। कौन से वाले डिसीजन? जो आप लोग रिपोर्ट में ओपिनियन अपने लिखने वाले, ठीक है। ओपिनियन शब्द अगर आया है तो पहले एक बार उसको समझा देता हूं। देखो, अकाउंट्स कंप्लीट हुआ,
ठीक है, या मान लो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, ऑडिट चालू हो गया, ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम बना, ठीक है, फिर ऑडिट प्रोसेस हुआ, जो भी ऑडिट में करना था, लोग को वाउचिंग करना था, सब कुछ किए वो लोग। फिर वर्किंग पेपर और ऑडिट एविडेंस के आधार पे ये ऊपर नहीं जाता क्या? ठीक, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वर्किंग पेपर और ऑडिट एविडेंस के आधार पे ना ऑडिटर अपना अब ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, यही उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। हम लोग शुरू में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर पढ़े थे, प्राइमरी यही था। सेकेंडरी क्या क्या था, दो बताओ, क्या क्या था? एरर को जांचना और रोकना, और फ्रॉड को जांचना और रोकना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ऑडिटर ना अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, प्राइमरी काम करेगा। क्या क्या करेगा उसमें, ध्यान से समझना। देर आर 4 टाइप्स ऑफ ओपिनियन, 4 प्रकार के ओपिनियन दे सकता है ऑडिटर, या 4 प्रकार का रिपोर्टिंग दे सकता है। समझो आप लोग, ओपिनियन वर्ड अगर आपको थोड़ा ज्यादा टेक्निकल लग रहा होगा तो 4 प्रकार का ओपिनियन दे सकता है। कौन कौन से? पहला है क्लीन रिपोर्ट या क्लीन ओपिनियन जिसको बोलेंगे। क्लीन रिपोर्ट या क्लीन ओपिनियन का मतलब होगा कि ऑडिटर जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से पूरी तरह संतुष्ट है, पूरी तरह से उसको फेयर मानता है और सभी चीजों को सही मानता है। तब वो कैसी रिपोर्ट देगा? क्लीन रिपोर्ट देगा। दूसरा है क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, सब सब जगह ओपिनियन लिख देता हूं मैं, रिपोर्ट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है, या क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है, जब ना ऑडिटर ने पूरा चेकिंग वेकिंग किया, लेकिन एक दो चीज को छोड़ के उसको बाकी सब ठीक लगा, और रिपोर्ट तो देना है उसको, ठीक है, तो वो क्या करता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। क्वालिफाइड अपना रिपोर्ट में लिख देता है माई, उसका शब्द उसका सेंटेंस कैसा रहता है? इन दो चीजों को छोड़ के इसका सब चीज एकदम ठीक ठाक है, सब ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। एक दो चीज को बता देगा कि हाँ यहाँ वैल्यूएशन में थोड़ा सा इशू लगा मेरे को, और लोन जो पेमेंट के है वो टाइम पे नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा करके लिख देगा। तो दो आइटम को लिख के जो रिपोर्टिंग देता है ना, क्लीन नहीं है वो, थोड़ा सा दो थोड़ा शंका का बीज है उसके में, बाकी सब ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। तीसरा होता है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन तब दिया जाता है जब ना कोई मिस स्टेटमेंट फाइंड कर लेता है, कोई एरर फाइंड कर लेगा, चाहे वो फ्रॉड के नेचर का हो, चाहे अकाउंटिंग के लेवल का हो, या किसी गबन का हो, भ्रष्टाचार का हो, कुछ का भी हो। ऐसा जब केस मिलता है ना, तो ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है वो एडवर्स रिपोर्ट देता है, बहुत डेंजरस रिपोर्ट। बहुत कम आपको प्रैक्टिकल वर्ड में कंपनीज का एडवर्स रिपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, ठीक है। अगला होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसका हिंदी में आप लोगों को भेज दूंगा बच्चों, विस्तार पूर्वक जब ये टॉपिक आएगा तो देखेंगे। हालांकि ये जानना आवश्यक है हम लोगों को, क्योंकि बार बार ये आएगा करके मैं पहले से समझा दे रहा हूँ।
डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है जब ना ऑडिटर ना ही बोलता है कि एडवर्स है, ना ही बोलता है कि फेयर है, ना ही बोलता है कि क्वालिफिकेशन है कुछ इसमें। मतलब वो ना अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखता है अपने ओपिनियन को। मतलब उसको ना इतना भी सबूत नहीं मिला है कि एडवर्स बोल सके, या इतना भी अच्छा नहीं मिला है कि क्लीन बोल सके, या ऐसा भी नहीं है कि क्वालिफिकेशन कुछ डाल सके, बहुत सारा चीज उसको थोड़ा वो लग रहा है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट भी नहीं दे सकता। तो अपना ओपिनियन को सुरक्षित कर लेता है, वो बोलता है कि ना मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई भी रिपोर्ट दे सकूं। इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 4 प्रकार की रिपोर्ट एक ऑडिटर देता है। तो अंतिम जो उद्देश्य है बच्चों यही तो है, ओपिनियन फॉर्म करना है उसका मेन उद्देश्य है, जो हम लोग शुरू में ही पढ़े। तो ये चीज को जानना आवश्यक है आप लोगों को। चलिए आज के लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं और क्लास को ओवर करेंगे। Audit evidence is the information collected by an auditor for to form an opinion on the truth and fairness of financial statement. तो अगर सब कुछ सही सही है, ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने अभी वर्किंग पेपर वगैरह दिया ना, उसी में ही ऑडिट एविडेंस रहता है, वर्किंग पेपर में रहेगा डेफिनेट। ऑडिट एविडेंस उसको मार्क करके रखेंगे थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द ऑडिटर्स कंक्लूजन। तो ऑडिटर के कंक्लूजन, अगर उसने एडवर्स ओपिनियन दिया है तो क्यों दिया है, उस एडवर्सिटी को दिखाने के लिए, वो निगेटिव रिपोर्ट जो दिया है, तो ऋणात्मक रिपोर्ट को प्रूफ करने के लिए जो जो चीजें वो पेपर प्रस्तुत करेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑडिट एविडेंस बोलेंगे। अगर वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है तो प्रूफ वो रखेगा कि देखो ये कारण था, इसलिए मैं कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, तो हम लोग उसको ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। ऑडिट एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस को समझना। हाँ हाँ बेटा विक्रम, डेफिनेटली ये जो नोट्स रहेगा वो दोनों भाषाओं में रहेगा। ये इसका जो आपको जो नोट्स व्हाट्सएप में हम भेजेंगे वो दोनों बाइलिंगुअल ही रहेंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए उसके बारे में आप लोग। चलिए, ये ब्लैक रहता थोड़ा तो और मैं अच्छे से लिखते भी बनता साइड बाय साइड। अभी थोड़ा सा इसका कलर को भी अपन चेंज करेंगे अगले नोट्स में, ये प्रयोग उतना सही नहीं रहा। फिजिकल एविडेंस, पहला टाइप्स ऑफ एविडेंस फिजिकल एविडेंस, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट, इसके अंतर्गत काउंटिंग करना स्टॉक का, वेरिफिकेशन ऑफ कैश करना, इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग करना। तो हो सकता है आप लोग बुक्स में बिल्डिंग दिखा रहे हो, है ना, 4 बिल्डिंग दिखा रहे हो, वहां जाके देख रहे हो तो तालाब है वहां पे, है ना। तो वो क्या है, वो क्या है, एक उसमें क्या ओपिनियन देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक एविडेंस का तरीका है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसको बोलेंगे, एग्जामिनेशन करना डॉक्यूमेंट्स का, इनवॉइस का, रिसिप्ट का, वाउचर का, एग्रीमेंट का, करेस्पॉन्डेंस देखना, उसका मतलब कि और सहायक डॉक्यूमेंट्स को देखना। ओरल एविडेंस, डिस्कशन करना, इंटरव्यू करना, मैनेजमेंट से करना, स्टाफ से करना, और आपके स्टेक होल्डर्स में। स्टेक होल्डर वर्ड ना सभी हितधारियों को शामिल कर लेता है, सप्लायर से कर सकते हैं, कस्टमर से कर सकते हैं, ठीक है, डेटर से कर सकते हैं, क्रेडिटर से कर सकते हैं। ओरल एविडेंस बोलेंगे उसको। एनालिटिकल एविडेंस किसको बोलेंगे, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, करंट ईयर के फिगर को प्रीवियस ईयर के फिगर से मिला के देखना, ये सब आपका एनालिटिकल एविडेंस कहलाएगा। तो फिजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेन तो ये दो मेन यही 2 एविडेंस है जिनके आधार पे ओपिनियन फॉर्म करता है। ये 2 ठो और एक एक्स्ट्रा के रूप में आप लोग ले सकते हो। किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, तो निरीक्षण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन करके, कंफर्मेशन करके, जो मैं आपको बताया था, फोन कॉल कर देंगे कि आपका इतना उधारी है कि नहीं है, रिकैलकुलेशन करके कि वापस से रीटोटलिंग करेंगे जितना आप लोग दिखा रहे हो उतना है कि नहीं है, अरिथमेटिक चेक करने के लिए, रीपरफॉर्म करके कि मान लो की बात है कि आपने अटेंडेंस दिखाया था सबका, और इस तरीके से आप लोग अटेंडेंस लेते हो कि एक बायोमेट्रिक में रेटिना के माध्यम से या फिंगर, तो उसको ना एक बार परफॉर्म करके दिखाने बोलेगा, 4-5 स्टाफ को करके दिखाओ बोलेगा या खुद करके दिखाओ बोलेगा। तो प्रोसेस को चेक करना, उसी को ही रीपरफॉर्मेंस बोलते हैं, ठीक है। कोई एक जो सेल्स ऑर्डर कैसे पास होता है, तो ना हमारे सामने एक सेल्स ऑर्डर पास करके दिखाओ बोलेगा, तो तुरंत कोई भी नया आएगा तो देखो ये पहले साइन किया, फिर इसके पास गया, फिर ये चेक किया स्टॉक में, फिर उसने अप्रूवल दिया, फिर वो सेल्स वाला फाइनल हुआ।
तो ऐसा एक बार करके दिखाओ बोलते हैं, उसको रीपरफॉर्मेंस बोलते हैं। ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर, कुछ भी एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट को चेक करना हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का पूरे सिस्टम को चेक करना हो गया, तो उसको आप लोग एक प्रकार से बोल सकते हो कि उसको चेक करके एक एविडेंस को कलेक्ट किया जा सकता है ऑडिटर के द्वारा। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, और इंक्वायरी तो नॉर्मल है बच्चों, पूछताछ करना, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्संस। टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जो दो लक्षण देखे जाते हैं, एक तो ये होने चाहिए सफिशिएंट और होने चाहिए अप्रोप्रिएट। ध्यान से समझना, ऑडिट एविडेंस जो है वो सफिशिएंट होने चाहिए और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, और अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी लिख बस नहीं दिया गया है। आपको मैं बता दूं बच्चों कि बकायदा इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, जहां पे ये बताया गया है कि किसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहा जाएगा, किसे पर्याप्त तथा उपयुक्त अंकेक्षण के साक्ष्य कहा जाएगा। वो दिया गया है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नंबर 500 में, SA 500 में दिया हुआ है, इसको नोट कर लेना, नोट्स में नहीं है। SA 500 एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नंबर है जिसमें बताया गया है कि किसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहा जाता है। यहाँ पे हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं है, बट कोई भरोसा नहीं है व्यापम का कि पूछ दे कि कौन से स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में ये दिया हुआ है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एसेस का जिक्र करता रहूंगा थ्रू आउट द क्लास, जहां जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा उसको। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ऑडिट एविडेंस का, वो क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस इनफ टू सपोर्ट द ओपिनियन। ठीक है, कि मतलब अगर 10,000 सेल्स, किसी किसी कंपनी में 10 लाख सेल्स है और उसमें आप गड़बड़ी बता रहे हो कि 3-4 में है, तो उससे वो पर्याप्त नहीं कहा जाएगा। आपको और सेल्स कैसे रिकॉर्ड देखना पड़ेंगे जहां पर आपका ओपिनियन बना पा रहे हो आप लोग कि वाकई में उसमें कुछ गड़बड़ी है या अच्छा है। वैसे ही उपयुक्त होना चाहिए, मतलब सही सोर्स से आना चाहिए, सही स्टैंडर्ड का होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें भ्रम भ्रम नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग उपयुक्त बोलते हैं, भ्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्न मिलेंगे, ऑडिट शब्द किस भाषा से बना है, तो लैटिन शब्द, ठीक है, आया हुआ है बच्चों ये। लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, धोखाधड़ी का पता लगाना, त्रुटियों को रोकना, विशेषज्ञ राय व्यक्त करना, या लाभ बढ़ाना, तो ये वाला आएगा। ठीक है, यहां पर बहुत कंफ्यूजन आता है, जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, सेकेंडरी में ये दोनों है। ठीक है, ये याद रखेंगे। Which of the following errors does not affect the trial balance? तो एरर ऑफ कंप्लीट, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एरर ऑफ कंपनसेटिंग वाला आपके अफेक्ट नहीं करता ट्रायल बैलेंस को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, पहला है एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है, या फिर एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल, ए और सी दोनों, बोथ ए एंड सी। आंसर इसका ए और सी दोनों कैसे आएगा? अगर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, अगर पूरा ही छूट गया है, तो डेबिट भी छूट गया है, क्रेडिट भी छूट गया, तो बैलेंस शीट में, तो ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और सी सिद्धांत का त्रुटि जो है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करेगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस में उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एरर ऑफ आपका पार्शियल ओमिशन जो है ना, ये आपने डेबिट बस लिख दिया लेकिन क्रेडिट नहीं लिखा, तो उससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ए और सी दोनों इसका उत्तर रहेगा। टीमिंग एंड लेडिंग किस प्रकार की धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है? तो माल का गबन है, रोकड़ का गबन है, खातों में हेराफेरी है, कि संपत्तियों का अवमूल्यन है। तो ये रोकड़ का गबन है, कि पहला वाला जो सेल्स आया था उसका पैसा दबा लिया, सेकंड वाले को पहला का बता दिया और आखिरी वाले के लिए फिर अगले साल, तो ये रोकड़ का गबन के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को साधारण वाले देखने मिलेंगे। और फिर कौन निम्नलिखित में से कौन सी साक्ष्य की विधि नहीं है, तो नहीं है वाला आया है। ठीक है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, मार्केटिंग, कंफर्मेशन, तो ये बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग नहीं देगा, कुछ इसी से मिलता जुलता शब्द देगा जो थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, तो आ सकता है वैसा।
तीस प्रश्न आपके 4 उत्तरों में से एक वाले हैं, फिर उसके बाद जोड़ी मिला वाले कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये आजकल बहुत देखा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। फिजिकल एविडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यही वाला प्रश्न को देख लो आप लोग। ठीक है, फिजिकल एविडेंस में किसको मिलाओगे, है ना, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या ले लोगे आप लोग, प्रबंध का प्रबंध का स्पष्टीकरण या स्टॉक गणना या अनुपात विश्लेषण। तो देखो यहाँ से ऐसे आप लोग बनाते हो ना, एक एक करके जो जो कंफर्म होते जाता है करते हो, तो ये इसमें आ जाएगा और ये वाला इसमें चालान में आ जाएगा, है ना, और मौखिक वाला इसमें आ जाएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं आप लोगों के पास। मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग, अरे वाह, आंसर आना चालू हो जाता है लोगों को, प्रश्न दिख रहा है, मतलब वेरी गुड। नहीं तो मैं आप लोगों को ये सही बैकग्राउंड के साथ दूंगा, है ना, टेंशन नहीं लेने का। अगेन वही थोड़े नए पैटर्न के क्वेश्चंस में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ये छोड़ ही दो इसको, ये प्रश्न नहीं आएगा। विच, क्योंकि बहुत इजी रहेगा। एडवांटेज क्या नहीं है, वर्क इज ऑर्गेनाइज, सुपरविजन बिकम्स इजी, किल्स इनिशिएटिव, प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस। तो आपका केवल लाभ को आपको देखना है। एक तो कमी सामने मेरे को दिख ही रहा है, किल्स इनिशिएटिव तो कमियां हैं उसकी या सीमाओं में आता है। इसके अलावा कुछ असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। वाउचिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑडिट, ओनली थ्रू वाउचिंग द जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन इज इंश्योर्ड। तो पहला ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को दूंगा ना बच्चों, ये चैप्टर वाइज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ना अलग से एमसीक्यूज का क्वेश्चनेयर भी मिलेगा आप लोगों को। तो क्योंकि अभी समय कम है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा प्रश्न वाइज। जी विक्रम, प्रश्न का उत्तर सही, अपन हिंदी में भी देंगे उसको। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये था ऑडिट का पहला पार्ट जो हम लोगों ने किया, थ्योरेटिकल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, थोड़ा टेक्निकल थोड़ा फंडामेंटल कुछ प्रश्नों के साथ में। मिलते हैं कल फिर से एक बार, अकाउंट्स का एक चैप्टर लेके आप लोग के लिए आऊंगा। हम लोग मिलेंगे कल, या हो सकता है जो तीसरा पार्ट है मैनेजमेंट का या कॉस्टिंग का कुछ हम लोग देख सकते हैं कल, है ना। तो कल एक सरप्राइज हो सकता है आप लोगों के लिए, अकाउंट्स भी हो सकता है, कॉस्टिंग भी, या ऑडिट। ऑडिट को नहीं रखेंगे, ऑडिट को अब हम बात के लिए रखेंगे उसके दूसरे पोर्शन को। कॉस्टिंग या फिर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स में से हम कुछ कल कुछ लेके आएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को, बाय बाय।